शुक्र हो, किसी के 12th हाउस में यहाँ पर शुक्र बैठा हो, हाँ वीनस बैठा हो, तो यहाँ पर 12th हाउस में बैठा जो वीनस है वो जीवन में आपको सारे के सारे सुख और संपदा दे सकता है, इतना मान के चल। सर सिर्फ लगन कुंडली में द्वादश भाव का भौतिक शुक्र भौतिक सभी सुख और सुविधाओं से परिपूर्णता रखता है। उसके जीवन में कभी भी धन दौलत मान सम्मान यश कीर्ति और पैसे की कमी रहती है। लंबी गाड़ी होंगे, बड़ा घर होगा, जीवन में सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेगा। आप लोगों की कुंडली में भी यदि 12th हाउस में शुक्र है तो चेक कर लें और आप अपनी जीवन शैली को चेक कर लें। निश्चित रूप से आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और पैसे की बारिश आपके जीवन में होता रहेगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो ये आपके रिश्तेदार में भी किसी के कुंडली में यदि 12th हाउस में शुक्र हो तो ये चीज होता है। लेकिन 12th हाउस में शुक्र के साथ यदि मंगल बैठ जाए, मंगल शुक्र की यदि युति हो जाता है तो वो व्यक्ति थोड़ी सी रसिक मिजाज का हो जाता है, आनंद उठाने लगता है दुनिया में। हाँ, तो वो थोड़ी सी भौतिकवादी तो होता ही होता है, पैसे धन दौलत इत्यादि की कमियां नहीं रहती, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सी मतलब अपोजिशन सेक्स के प्रति उसकी थोड़ी सी ज्यादा ही वो हो जाता है, ज्यादा ही उसकी क्या बोलेंगे उसको अट्रैक्शन हो जाता है। हाँ, चाहे उसकी मान हानि हो या उसकी किसी प्रकार की कोई इज्जत भी जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक देखो लोगों के अंदर ना एक वो हो जाती है, उसके डीएनए में कोई चीजें समा जाती हैं तो उसको हम उसके डीएनए से अलग नहीं कर सकते। लेकिन अकेला जुपिटर हो तो थोड़ा सा रहता है जी। सर जुपिटर हो शुक्र के साथ गुरु हो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो। और यदि उस भाव में द्वादश भाव में कोई भी ग्रह ना हो, वो फिर ना हो तो कोई और नियम अप्लाई होगा ना, ये वाला नियम अप्लाई नहीं होगा ना सर। हाँ, तो इसके लिए और भी कोई नियम, बहुत सारे भी ज्योतिष के नियम है। अभी तो आप ज्योतिष के क्षेत्र में आप पाँव ही रख रहे हैं, कोई जरूरी सर मैं एक चीज पूछ रहा था सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जो द्वादश भाव में शुक्र हो तो अपनी ग्रह राशि के अंदर हो 7th में, लेकिन वो 9 मास कुंडली में कहीं और चला जाता है तो कोई फर्क पड़ता है उससे? हाँ फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब 9 मास का मतलब आप ऐसा समझो कि आप अपने घर में हो लेकिन आपका जो मन है दूसरे के घर में छिपा हुआ है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता भाई। घर तो फिजिकली आप यहीं पे हो ना, लेकिन मानसिक रूप से यहाँ पे नहीं हो। तो जो 9 मास कुंडली होता है ना, वो हमारे कुंडली का ही एक अंग होता है, हमारे शरीर का ही एक अंग है, लेकिन कंप्लीट शरीर तो नहीं है ना। हाँ, हम फलादेश कंप्लीट शरीर की करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। अब आज हम भाव के बारे में एक चीज और, हाँ सर एक चीज और, जैसे जेमिनी लगन हो तो 12वें भाव में 2 नंबर आ जाता है, मतलब टॉरस राशि जी, बहुत ही सुंदर। तो उसमें भी ये शुक्र, हाँ तो उसमें भी शुक्र का होगा? हाँ हो सकता है, लेकिन मतलब प्योरिटी जब होगी जब वहां पे शुक्र बैठा होगा तभी होगी। हाँ 100%। इसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं होगा? हाँ, तो थोड़ा भी इफेक्ट नहीं होगा इसका मतलब? हाँ नहीं, इफेक्ट तो होगा, 20% 30% तक इफेक्ट होगा, लेकिन हम इफेक्ट उसको दुनिया को बताते हैं जो कम से कम 50% से ऊपर हो। हाँ, लेकिन यदि 12 में शुक्र है तो थोड़ी सी रसिक भी होता है और आनंद भी लेता है, में खूब होता है। लेकिन मंगल हो जाता है तो थोड़ा सी वो आनंदता थोड़ी सी वो बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो थोड़ा गलत हो जाता है। शुक्र तक तो सही है कि मान लो कहीं कुछ आपका कुछ रिलेशन भी है तो दोनों का यदि संबंध भी है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन उस संबंध को लेकर कोई तीसरा कोई इंटरफियर कर दे या दोनों में किसी में कोई अपोजिशन में आ जाए और दोनों में कोई किसी के ऊपर वो मीटू का केस डाल दे या इस प्रकार का जो कुछ भी हो, तब वो दिक्कत हो सकती है। तो शुक्र अकेला है तब तक तो सही है, लेकिन शुक्र के साथ और कोई भी ग्रह 12th हाउस में आते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे कि थोड़ा सतर्क रहो, नहीं तो भविष्य में इसका तो दिक्कतें हो सकती है। जी सर एस्पेक्ट्स भी तो इफेक्ट कर सकता है ना उस पे? हाँ, थोड़ी बहुत एस्पेक्ट्स भी इफेक्ट करेंगे, ठीक ना। हाँ,
और मैं कहूँगा कि जो चीज अभी मैं पढ़ाया नहीं हूँ, जैसे एस्पेक्ट हो गया और उसकी हो गई, तो उसके बारे में ठीक है, जितना हम पढ़ा चुका हूँ उतना ही क्वेश्चन करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है क्योंकि अभी सर, मेरा चौथा ही क्लास है और बेसिक का एक वो चल रहा है ना, तो मैं ठीक चाह है रहा सर, हूँ कि ठीक, सब लोग एक साथ आगे बढ़े, वो उसमें ज्यादा है। ठीक क्योंकि है जी, वो संख्या शक्ति कलयुग है, पराशर जी ने कहा कि जिसकी राठी उसकी भैंस, तो सब लोग एक साथ बढ़े तो ज्यादा अच्छा है। आज हम जो क्लास शुरू कर रहे हैं, आज हमारा जो क्लास है वो ग्रहों के ऊपर क्लास है। क्योंकि अभी तक हमने भाव के और राशियों को अच्छे तरह से समझ चुके हैं कि कौन से भाव से कुंडली में हम क्या विचार करते हैं और राशि का क्या अस्तित्व है। राशि एक प्रकार के अंतरिक्ष में एक दूसरे की डिस्टेंस को नापने की पैरामीटर को हम राशि बोलते हैं। तो इस तरह से हम राशि को कोरिलेट करते हैं, तो राशि को हम समझ चुके हैं। अब हम ग्रह के बारे में आते हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि राशि के अंदर ही ग्रह घूमते हैं। हाँ, और ग्रहों की जो रियलिटी है वो हमें राशियों के माध्यम से ही पता चलता है। जैसे कि आपको यहाँ पर मैंने गोल गोल बना करके दिखाया हूँ, ये ग्रहों की रियलिटी है। ऐसे ही अंतरिक्ष में ग्रह घूमते हैं। देखिए ये सन है और सन फिक्स होता है, और ये अर्थ जो है वो सन का परिक्रमा करता है, और सारे के सारे ग्रह सन के परिक्रमा करते हैं, ऐसे एस्ट्रोनॉमिकली हम मानते हैं। अब ये जो ग्रह हैं वो सन की जो परिक्रमा करते हैं, तो हमको ज्योतिषी राशि के माध्यम से बताती हैं। जैसे कि आ, अभी बोलते हैं कि देखो सूर्य कर्क राशि में था जी, सूर्य सिंह राशि में चला गया। हाँ, तो मुझे कैसे पता चला कि भाई सूर्य कर्क राशि में था तो सिंह राशि में चला गया। हाँ, तो सिंह राशि में जाने की जो प्रक्रिया है हमको कैसे पता चला? तो ऐसे पता चला कि ये जो जोडियक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जोडियक है। ये जो वो लाल पीला हरे कलर से जो मैं बताया हूँ, ये एक प्रकार का जोडियक है। और जोडियक में हमने जो ऊपर राशि के बारे में पढ़ा था, ये हमारा 0 डिग्री है और ये हमारा 90 डिग्री है। जोडियक है हमारा 90 डिग्री है, जो कि हमने पढ़ चुका हूँ। और ये हमारा 180 डिग्री है। हाँ, और ये हमारा 270 डिग्री है। तो अब ग्रह ऐसे ही घूमते हैं। तो अब माने कि जैसे कि ये सैटर्न अभी यहाँ पर है, तो हम बोलते हैं कि जी सैटर्न जो 270 में है, तो 270 का मतलब हो गया जी मकर राशि। तो अभी हमारा जो सन सैटर्न है वो मकर राशि में है। और सैटर्न यदि घूमते घूमते यदि 0 डिग्री पे आ जाएगा तो हम बोलेंगे जी मेष राशि में। तो आप इसको एकदम क्लियर समझ लें कि इसी को हमने 12 भागों से डिवाइड कर दिया है। जैसे कि इसको डिवाइड ऐसे कर लें कि जैसे हम यहाँ से कर दिया, हाँ, फिर हमने इसको ऐसे कर दिया, फिर हमने इसको ऐसे कर दिया। तो इस तरह से यहाँ एक प्रकार का हमारे जो 12 राशि बन जाती है। हाँ, और इसी को हम राशि बोलते हैं, और इसी पे पूरा का पूरा ज्योतिष का खेल होता है ऐसे। हाँ, और इसको हम मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि इत्यादि के नाम से हम जानते हैं। हाँ, जो कि आपने देख लिया। तो इसी को हम बोलते हैं कि जी हमारा एरीज साइन है जी। हाँ, ये हमारा जी टॉरस साइन है जी। हाँ, यदि हम ज्योतिष के अकॉर्डिंग करें ये हमारा टॉरस साइन है जी। ये जी हमारा टॉरस है जी, ये हमारा जेमिनी है जी। हाँ, तो इस तरह से हमने जो राशियों के बारे में पढ़े थे, तो यहाँ पर आपको, तो आपका क्लियरिटी यहाँ पर हो रही है। तो अब हम इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना चाहेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ है कि ये ग्रह ना राशियों के अंदर घूमते रहते हैं, और ग्रह की स्थिति राशियों के माध्यम से मुझे पता चलता है कि अभी कौन से ग्रह किस राशि में रोटेट हो रहे हैं। हाँ, तो ये हमारा ग्रहों की रियल स्थिति है। यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो हम ग्रह की स्थिति बता रहा हूँ, ये एस्ट्रोनॉमिकली बता रहा हूँ, लेकिन जब ग्रह की एस्ट्रोलॉजिकली अलग है। अब ये जो सेकेंड देखें, यहाँ पर भी ग्रहों की पोजीशन जो मैं बता रहा हूँ, अब ये ग्रह यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल है। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा फर्क है।
कि एस्ट्रोनॉमी में हम ग्रह की डिस्टेंस को ज्यादा वैल्यू देते हैं, क्योंकि सूर्य से चंद्रमा की दूरी कितनी है, मंगल की दूरी कितनी है, बुध की दूरी कितनी है। तो एस्ट्रोनॉमी में हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी को नापते हैं। वहां पर सूर्य को केंद्र बिंदु रख करके सूर्य से सारे अदर प्लैनेट की डिस्टेंस को हम नापते हैं। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि हम इम्पैक्ट को देखते हैं कि कौन से ग्रह का इम्पैक्ट हमारे पृथ्वी पर कैसा आ रहा है। तो ये हमारा पूरा का पूरा एस्ट्रोलॉजी है। तो डिस्टेंस पर ही ग्रहों का इम्पैक्ट डिपेंड करता है। मान लो इम्पैक्ट दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो ग्रह कितना बड़ा है, ग्रह कितना बड़ा है और कितना डिस्टेंस पे है। हाँ, उसकी जो इसी पर ग्रेविटेशन फोर्स डिपेंड करता है। और पूरे ब्रह्मांड जो चलाने की एक ही फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का नाम है ग्रेविटेशन फोर्स। हाँ, पूरे चाहे एक जो अणु और परमाणु के अंदर जो फॉर्मूला काम करती है, वही फॉर्मूला एक बड़े से बड़े पहाड़ या बड़े से बड़े ग्रहों के ऊपर वही फॉर्मूला काम करती है, जिस फॉर्मूला का नाम है ग्रेविटेशन फोर्स। और आप लोग साइंस के विद्यार्थी हैं, साइंस तो आप लोगों ने पढ़ा है। किसी भी वस्तु की इम्पैक्ट को जानने के लिए दो चीज का ज्यादा महत्व है। एक वो ग्रह हमसे कितना डिस्टेंस पे है और दूसरा वो कितना बड़ा है। क्योंकि एक मच्छर आपके बगल से गुजरता है तो आपको पता नहीं चलता, क्योंकि वो बहुत ही छोटा है। लेकिन एक बड़ा हेलीकॉप्टर आपसे ऊपर देखते हो कि 100 किलो, 200 किलो, 300 किलोमीटर की डिस्टेंस से गुजरता है, तो उसका इम्पैक्ट आपके पड़ता है, उसकी आवाज, उसकी जो भी है आप तक आती है। तो क्योंकि वो जो हेलीकॉप्टर है वो बड़ा है, तो दूर रहते हुए भी उसका इम्पैक्ट हम पर आता है। लेकिन एक बगल से कोई मच्छर गुजरता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं आता। तो हम, या मच्छर का इम्पैक्ट आता भी होगा, अरे तो मच्छर का इम्पैक्ट हम पे क्या आएगा, हम खुद उससे बड़ा है तो हमारा इम्पैक्ट उस पे चला जाएगा। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की एक और वैल्यू होती है कि जो कम ग्रेविटेशन वाले होते हैं, जो ज्यादा ग्रेविटेशन वाले होते हैं, तो ज्यादा ग्रेविटेशन वाले कम ग्रेविटेशन वाले को अपने तरफ खींच लेते हैं। इसीलिए हमने पृथ्वी पर खड़े हो पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कम ग्रेविटी है, पृथ्वी के अंदर ज्यादा है, तो पृथ्वी अपने आप को हमको खींचती है। हाँ, यदि ज्यादा ग्रेविटेशन यदि पृथ्वी का हो जाए तो हम पैर भी उठाते हैं तो भी नहीं उठेगा, पैर पृथ्वी में एकदम सट जाएगा तो उठेगा ही नहीं। तो इस तरह की हमारे यहाँ भी जो ग्रेविटी है और पृथ्वी की ग्रेविटी है, तो इस तरह से हम जो किलो का इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह से करती है। यदि देखो जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, उसके अंदर ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज्यादा है। तो आप साइंस भी कहता है कि जो पृथ्वी पर 10 किलो का होगा वो जुपिटर पे जा करके यदि हम इसी पैरामीटर का प्रयोग करें तो हो सकता है कि वो 100 किलो का 200 किलो का हो जाए। इसलिए हो जाते हैं कि पृथ्वी की जो ग्रेविटेशन अलग है और जुपिटर की ग्रेविटेशन एक अलग है। तो हम यहाँ पर दो चीज बताना चाहूंगा कि जन्म के समय इस पृथ्वी पर कौन से ग्रह का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है, वो चीज उस ग्रह का एक डिस्टेंस प्लस उसकी वेट बताता है। तो आगे हम ग्रहों की वेट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से ग्रह कितना बड़ा है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। लेकिन डिस्टेंस के बारे में तो एकदम क्लियर ही है कि हमको सूर्य से पता चलता है, एस्ट्रोनॉमी से पता चलता है कि आज जो जुपिटर है, अब देखो एक चीज बता रहा हूँ, आज जो जुपिटर है वो लिख लीजिए, आज जो जुपिटर है वो धनु राशि में है, सेजिटेरियस साइन में है। और जो सैटर्न है वो कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि में है। तो आपको पता है कि धनु राशि, अभी जैसे राजीव जी ने बताया था, धनु राशि की जो वैल्यू होती है 270 डिग्री से लेकर के 300 तक होती है। तो यानी कि क्लियर हो गया कि जुपिटर अभी 270 डिग्री से 300 तक है, और कैप्रिकॉर्न जो है वो 300 से लेकर के 330 तक है। तो आपने एकदम क्लियर हो गया कि जुपिटर और सैटर्न के बीच 30 डिग्री का अंतराल है। तो यानी कि अभी जुपिटर और सैटर्न अंतरिक्ष में अगल बगल में ही घूम रहे हैं, दोनों के बीच मात्र 30 डिग्री का अंतराल है।
अब 30 डिग्री का अंतराल होने के कारण जुपिटर और बृहस्पति का जो ग्रेविटेशन फोर्स होंगे वो बहुत ही अभी चरण सीमा पे होंगे। तो इस तरह से हमको पता लग गया। लेकिन हमको साथ में ये भी पता लगाना है कि पृथ्वी का डिस्टेंस कौन से ग्रह से कितना ज्यादा दूर है और कितना नजदीक है, क्योंकि सभी ग्रहों की जो पृथ्वी पर जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसका ज्यादा असर पड़ने वाला है। अदर ग्रहों का हम ज्यादा वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि जब हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी पर खाते पीते पृथ्वी पर सोते हैं, तो हमको हमेशा पृथ्वी पर जो अदर ग्रहों का जो इम्पैक्ट आता है वो उसी पर हम अपना फलादेश होगा। तो यहाँ पर इस फलादेश को निकालने के लिए एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हम अर्थ को फिक्स कर देते हैं। जब अर्थ को फिक्स करते हैं तो अर्थ का जो परिक्रमा करता है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मून करता है, इसीलिए अर्थ के ऊपर मून का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। हाँ, अर्थ के ऊपर मून का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। ये जो ज्वार भट्टे आते हैं, जो समुद्र के अंदर जो ये सुनामी या इस प्रकार की जो चीजें होती हैं वो चंद्रमा के अकॉर्डिंग ही होती है। ये चंद्रमा जैसे जैसे पृथ्वी के रोटेट करता है ना, वैसे वैसे समुद्र की पानियां भी घूमती रहती है। जैसे कि अभी चंद्रमा यहाँ पर है ना, तो यदि समुद्र की बात करोगे ना तो इधर वाला जो समुद्र का हिस्सा होगा ना, यहाँ पे पानियां धीरे धीरे कम हो जाती है और इधर की पानियां बढ़ जाती है। ये समुद्र में यदि आप लोग समुद्र जाते होंगे, जैसे यहाँ पे अरुण जी हैं, ये तो मुंबई के रहने वाले हैं, वहां पर मुंबई के पास समुद्र है, तो उनको ज्यादा पता होगा कि समुद्र में क्या होता है कि 15 दिन तक पानियां कम होती है धीरे 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 धीरे, फिर 15 दिन के बाद धीरे धीरे पानियां बढ़ती हैं। तो 1 महीने का वो सर्कल होता है, जिसमें कभी समुद्र धीरे धीरे पानियां समुद्र में कम होती हैं, फिर धीरे धीरे पानियां आ जाती है। हाँ, पूर्णमासी वाले दिन उसके अंदर तरंगे बहुत आते रहते हैं, क्योंकि वो चरण सीमा पे होता है पूर्णमासी के दिन, तो उसकी ग्रेविटेशन इतना, पृथ्वी चंद्रमा का इतना ग्रेविटी उसमें आ जाता है पृथ्वी के ऊपर ना, कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और समुद्र के अंदर जो तरंगे और लहरें बहुत एक चरण सीमा पे बहुत ज्यादा उठते रहती हैं। तो आप देखो कि पृथ्वी के सबसे ज्यादा, लेकिन अमावस्या वाले दिन जाके देखो तो शांत रहता है, क्योंकि अमावस्या वाले दिन जैसे कि यहाँ पर है तो कहीं ना कहीं यहाँ की एरिया जो चंद्रमा नहीं होता तो उस वाले एरिया में वो थोड़ी सी शांत रहता है और उधर वाले एरिया में थोड़ा पानी भी कम होता है। तो इस तरह से प्रैक्टिकली आप ग्रेविटेशन का और जो ज्वार भाटा का या समुद्र की स्थिति से चंद्रमा से आप देख सकते हैं। तो उस तरह से यदि हम काउंट करते हैं तो अब हम अदर प्लानेट का भी देखते हैं कि जैसे कि ये मार्स है, ये मार्स भी रोटेट होते रहता है। यदि मार्स यहाँ पर होगा सूर्य के करीब में, आप देखिए जैसे कि एक मार्स रोटेट करते हुए यहाँ पर है जो कि आपको दिख रहा है, लेकिन एक मार्स रोटेट करते हुए यहाँ पर आ गया। तो आपको भी ये दिख रहा है कि ये जो मार्स है ये पृथ्वी से ज्यादा नजदीक है, ये जो मार्स है वो पृथ्वी से ज्यादा नजदीक है। तो यदि यहाँ पर मार्स होगा और इस समय किसी का जन्म यदि पृथ्वी पर होगा तो उसके अंदर मंगल की एनर्जी एकदम चरण सीमा पे होगी। लेकिन जन्म के समय यदि मार्स यहाँ पर होगा तो देखो कि इसकी जो मंगल की इम्पैक्ट पृथ्वी पर कम होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं कि जी मंगल का इम्पैक्ट अर्थ पे नहीं आ रहा है। इसको ज्योतिष की भाषा में अस्त बोलते हैं कि जो ये मंगल जी अस्त हो गया है तो इसका इम्पैक्ट पृथ्वी पर नहीं आ पा रहा है। तो इस तरह से हम अस्त और उदय के नाम से ज्योतिषलॉजिकली हम वो बात करते हैं। तो उसी तरह यदि जुपिटर का भी देख लो, उसी तरह सेटर्न का भी देख लो और उसी तरह वीनस और मरकरी का भी देख लो। यदि वीनस मरकरी मान ले कि यदि यहाँ पर होंगे, यदि यहाँ पे मरकरी होगा, यहाँ पे वीनस होगा तो इसका इम्पैक्ट पृथ्वी पर ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर मरकरी और वीनस होंगे तो इनका इम्पैक्ट कम होगा। बाकी यहाँ पर होंगे तो इसके लिए ज्योतिषी को अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी कि कितना होगा। यदि हम परसेंटेज बाई एक वैल्यू दे दें तो यहाँ पर यदि वीनस होंगे तो यहाँ पर 0% पृथ्वी पर इम्पैक्ट आएगा। हाँ, यहाँ पर 0% पृथ्वी पर इम्पैक्ट आएगा। तो हम बोल देंगे जी बुद्धि, ये व्यक्ति जो जन्म लिया है वो बुद्धिहीन है, क्योंकि बुद्ध को हम बुद्धि से कोरिलेट करते हैं। और यहाँ पर बुद्ध होगा तो इसका इम्पैक्ट पृथ्वी पर 100% होगा। यही परसेंट हम सैटर्न पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सैटर्न यहाँ पर 0% इम्पैक्ट देगा, लेकिन सैटर्न यहाँ पर होगा तो 100% इम्पैक्ट देगा। तो ये सारे ग्रहों का इम्पैक्ट यदि हम पता लगा सकते हैं।
लेकिन ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए अभी तक जो नासा जो है या इसरो जो है, ये बड़े बड़े कंपनियां जो हैं अंतरिक्ष के बारे में, एस्ट्रोनॉट हैं, वो सारे के सारे जो कैलकुलेशन करती हैं वो एस्ट्रोनॉमी के अनुसार ही करती हैं। तो इसीलिए हमको जो एस्ट्रोनॉमी के अनुसार ही डिस्टेंस को लेकर के और एस्ट्रोलॉजी में उसको कैसे अप्लाई करना है, तो इसीलिए हम दो सर्कल बना देते हैं, एस्ट्रोनॉमी का सर्कल अलग और एस्ट्रोलॉजी का सर्कल अलग। अब यहाँ पर एक रियलिटी वाला सर्कल हम आपको बना करके दिखाते हैं, जो कि रियलिटी क्या है। हाँ, ग्रहों की रियल स्थिति। अब देखिए ये ग्रहों की रियल स्थिति है। हाँ, यहाँ पर पहले तो हमने एक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ा, एक एस्ट्रोनॉमी के अकॉर्डिंग पढ़ा। रियलिटी क्या है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर आप जैसे कि अर्थ है और ये सन है, तो जैसे कि मार्स यहाँ पर है, जुपिटर यहाँ पर और सैटर्न यहाँ पर है, तो ये ऑलमोस्ट अर्थ के करीब में है। ये सारे के सारे ग्रह इधर भी आ सकते हैं। हाँ, सैटर्न इधर भी आ सकता है, हाँ, जुपिटर इधर भी आ सकता है और सैटर्न इधर भी आ सकती है। तो यदि ये तीनों यहाँ पर होंगे तो ऑलमोस्ट अर्थ से 180 डिग्री पे चलेंगे। तो यदि ये इसको 0 डिग्री मानते हैं, 270 डिग्री को यदि 0 डिग्री मानते हैं, तो यहाँ पर 180 डिग्री ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो यदि यहाँ पर जो ग्रह यदि बैठे हैं कुंडली में, उनका इम्पैक्ट अर्थ पे कितना होगा, और यहाँ पर बैठे हैं उसका अर्थ पर इम्पैक्ट कितना होगा, ये चीज होता है। दूसरी चीज जो है, ये चंद्रमा जो है ये हमेशा पृथ्वी का रोटेट करता है, तो ऑलमोस्ट हमेशा ये पृथ्वी के करीब ही रहता है, इसीलिए पृथ्वी को हम शरीर मानते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आप लिख लीजिए, कॉपी कलम लेके बैठा करें, मैं बार बार बताता हूँ कि हमारे क्लास में जो बैठे हैं तो थोड़ा सा कॉपी कलम भी ले लें। तो जब कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो आप लिख लीजिए, ये जो अर्थ है ना, इस अर्थ को ज्योतिष की भाषा में लगन बोलते हैं, प्रथम हाउस। अर्थ को हम प्रथम हाउस और लगन बोलते हैं। हाँ, लिख लीजिए, अर्थ को बॉडी प्रथम हाउस या लगन बोलते हैं। तो अर्थ जो है वो हमारा शरीर है, पृथ्वी जो है वो हमारा शरीर है, जिसको हम लगन बोलते हैं। और इस शरीर के ऊपर थोड़ा सा ऊपर आओगे तो चंद्रमा है। तो आप इसको ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हैं कि जो शरीर है, शरीर के ऊपर लगन को शरीर मानते हैं और चंद्रमा को मन मानते हैं। ये भी लिख लीजिए, चंद्रमा को अकॉर्डिंग टू ज्योतिष हम मन का उपाधि दिए हैं, चंद्रमा हमारा मन है। हाँ, तो पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा है, चंद्रमा को हम मन से कोरिलेट करते हैं, चंद्रमा हमारा मन है। तो इससे आपको ये पता चल गया कि जो चंद्रमा हमारा मन है और पानी भी है, वाटर भी है, चंद्रमा हमारा वाटर भी है। हाँ, अब पृथ्वी, अर्थ तो पृथ्वी है, तो यानी कि हमारे शरीर के ऊपर हमारे शरीर के ऊपर 30% हमारे शरीर का होता है, और बाकी, एक सेकंड थोड़ा होल्ड कीजिएगा। अरे प्रभु जी नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं? बस बहुत आनंद। अभी मैं क्लास में था, ऑनलाइन क्लासेस जो चलती हैं, मैं आपसे फोन करने वाला था। वो कोई आपके जो भांजी है जिनका फोन आया था पूजा कराने के लिए, आपके कोई भांजी हैं जिनका फोन आया था पूजा कराने के लिए, आपका रेफरेंस दे रही थी। तो मैंने बोला था कि आपका रेफरेंस है तो मैं 100% आऊँगा, लेकिन एक्चुअल में कोरोना के काल में कहीं पूजा पाठ कराने के लिए भी जा नहीं रहा हूँ। तो इसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। तो अभी मैं क्लास में हूँ, तो 5 बजे बात करता हूँ आपसे। हाँ, तो मैं यहाँ पर ये बता रहा था कि यदि अर्थ है तो अर्थ हमारा शरीर है, तो ये हमारे शरीर पर हमारा जो नियंत्रण होता है ना, मात्र 30% होता है। हाँ, याद कर लें। और हमारे शरीर के ऊपर ये जो हमारा मन का नियंत्रण 70% होता है, ये याद कर लीजिए। हमारा, बेशक हमारा शरीर है, लेकिन हम अपने शरीर को भी चाह कर भी हम अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर भी हमारा जो मन हावी है, मन 70% है। ये उसी तरह है, शरीर के अंदर जो अर्थ का भाग है वो 30% है, और जो पानी है वो 70% है। तो हमारे अंदर जो पानी का मात्रा है वो 70% है, और यहाँ पर पानी शीतलता को कोरिलेट हम चंद्रमा से करते हैं। तो चंद्रमा जो है यानी कि पानी है, हमारे अंदर 70% है, और हमारा अर्थ जो है वो 30% में है। इसीलिए हम चाह कर भी अपने मन को अपने नियंत्रण में नहीं कर पाते हैं। इसीलिए चंद्रमा किसी की कुंडली में जब आगे पीछे चंद्रमा की कोई ग्रह नहीं होता है तो केमद्रुम योग बोलते हैं
ऐसा व्यक्ति जीवन में चाहे जितना तरक्की कर ले, चाहे जितना पैसा कमा ले, लेकिन मानसिक शांति उसको कभी नहीं रहती है। हाँ, तो चंद्रमा हमारे कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आगे जो पढ़ा था कि जन्म समय में चंद्रमा जिस राशि जिस नक्षत्र में होगा उसी से हमारा नाम होगा, वही हमारी राशि होगी, उसी की हमारी दशा चलेगी। तो इस चीज को आपने समझ गए हैं। चंद्रमा ज्योतिष में बहुत इम्पैक्ट रखता है, बहुत महत्व रखता है। तो यदि चंद्रमा पर यदि कभी कभी ये शरीर कुछ चाहता भी है ना, अब देखिए 3 दिन 4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, हमारे घर पे पूड़ी बना था और बहुत ही टेस्टी था, हमने ज्यादा पूड़ी खा लिया। अब इतना आवश्यकता से ज्यादा खा लिया कि अंदर से शरीर कह रहा था कि अब पूड़ी मत खाओ, लेकिन स्वादिष्ट होने के कारण खा लिया, तो 2 दिन से लूज मोशन हो गया। तो यानी कि शरीर पर भी शरीर का नियंत्रण नहीं है, चंद्रमा का नियंत्रण है। यदि अच्छा लगता है तो उसको हम कर ही लेते हैं, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अब थोड़ा सा लिख लीजिए, इसी के ऊपर जो मतलब मंगल बुध होता है, चलो मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर जो बुध है और वीनस है, अब मरकरी और वीनस सन का परिक्रमा, अर्थ का परिक्रमा नहीं करते। रियलिटी में मरकरी और वीनस सन का परिक्रमा करते हैं। और ये जो सन है, अब यहाँ पे एक चीज समझना पड़ेगा कि जैसे मैं पीछे बताया कि अर्थ जो है वो सूर्य का परिक्रमा करता है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमी, बट अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी जो सन है वो अर्थ का परिक्रमा करता है। क्यों करता है कि अब देखो, आपको भी मैं बता रहा हूं कि जो सूर्य कर्क राशि में था जी, सिंह राशि में आ गया। तो भाई पृथ्वी तो कर्क राशि से सिंह राशि में नहीं गया ना, गया तो यहाँ पर सूर्य ही है। जब सूर्य कर्क राशि से सिंह राशि में जा रहा है, तब तो यहाँ पर रियलिटी है कि भाई परिक्रमा तो सूर्य ही कर रहा है, अर्थ तो फिक्स है। अर्थ को हम फिक्स कर देते हैं अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। तो इसीलिए यहाँ पर जो है सूर्य परिक्रमा करता है। तो जब सूर्य अर्थ की परिक्रमा करता है तो ठीक है जी, ये 0 डिग्री है, ये हमारा 190 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है। यहाँ पर सूर्य होगा तो हम बोलेंगे कि जी मेष राशि में है, यहाँ पर सूर्य है तो बोलेंगे जी मिथुन राशि में, यहाँ पे है तो तुला राशि कन्या राशि में है जी, यहाँ पर सूर्य है तो हम बोलते हैं जी वो मकर राशि में है। लेकिन मरकरी और वीनस तो अर्थ का परिक्रमा करता नहीं है, तो मरकरी और वीनस कैसे परिक्रमा करते हैं? हाँ, तो वो भी मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि में घूमते रहते हैं। तो उनके लिए हम सूर्य के ऊपर एक अलग से डायग्राम तैयार करते हैं, जो कि हम इसका कैलकुलेशन अलग ही करते हैं। मरकरी और बुध को अलग कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिष में 2 प्रकार के प्लानेट होते हैं, उसको लिख लीजिए। एक होता है इंटरनल प्लानेट, एक होता है एक्सटर्नल प्लानेट। हाँ, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह हिंदी में बोलते हैं इंटरनल प्लानेट एंड एक्सटर्नल प्लानेट। इंटरनल प्लानेट मरकरी और वीनस है, इनकी कैलकुलेशन एक अलग पद्धति से करते हैं। एक्सटर्नल प्लानेट जो होती है मार्स, जुपिटर और सैटर्न, इनका कैलकुलेशन एक अलग पद्धति से करते हैं, क्योंकि मार्स, जुपिटर और जो सैटर्न है वो पृथ्वी। इंटरनल में कौन कौन आते हैं जी? इंटरनल में कौन कौन आते हैं? मरकरी एंड वीनस, मरकरी एंड वीनस ये इंटरनल प्लानेट में आती हैं। इनका कैलकुलेशन का फॉर्मूला एक अलग रखते हैं। एक्सटर्नल में जो आते हैं मार्स, जुपिटर और सैटर्न, और एक्सटर्नल प्लानेट अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक भी काम करते हैं, और जीवन में इनको वांछित मतलब काम करने में स्वतंत्र है, इनको कोई परतंत्रता नहीं है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है। ये कोई भी काम स्वयं डिसीजन लेकर स्वयं कुछ कर सकते हैं। लेकिन मरकरी और वीनस जो है ये कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से डिपेंड मतलब सेल्फ डिपेंड नहीं होते, आत्मनिर्भर नहीं है। वो हिंदुस्तान की तरह जीवन जीते हैं, ज्यादातर वो खरीद के खाते हैं, खुद मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम कर पाते हैं। तो मार्स, जुपिटर और सैटर्न अमेरिका की तरह है कि वो हवाई जहाज से सुई तक अपने घर में ही बना लेते हैं। उसमें तीसरा कौन है? मार्स, जुपिटर और सैटर्न। जी जी जी, आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पर मार्स, जुपिटर और सैटर्न जो बाहर मंदिर है ना, वो किसी भी डिस्टेंस पे बाहर घूम सकती हैं। नहीं, मैं दिख रहा था। और मरकरी और जो वीनस है वो इंटरनल प्लानेट है, वो कभी भी किसी भी डिग्री पे नहीं जा सकते।
अब यहाँ पर कैलकुलेशन की जो पद्धति मरकरी और वीनस की हम बताते हैं, तो हम सूर्य की जो मरकरी जो सूर्य की परिक्रमा करता है ना जी, तो अब जैसे सूर्य की परिक्रमा करते करते मरकरी यदि यहाँ पर आया, जो आप देख रहे हैं, यदि मरकरी यहाँ पर आया तो हम बोलते हैं जी मरकरी 0 डिग्री पे आ गया, 0 डिग्री यानी कि मेष राशि में आ गया। अब यहाँ पर मरकरी आता है तो जो 90 डिग्री पे आ गया तो हम बोलते हैं जी मिथुन राशि में आ गया, कर्क राशि में आ गया। यहाँ पर आएगा तो बोल सकते कन्या राशि तुला राशि में आ गया। यहाँ पर आएगा तो इसलिए हम यहाँ पे मेष, वृष, मिथुन या मान के चले यहीं पर एक हम डायोग्राम बना देते हैं। इस तरह से ना 12 राशियों का एक डायोग्राम यहीं पे बना देते हैं। तो आपको ये चीज यहाँ पे समझना पड़ेगा कि इस तरह से हम वो करते हैं, डायोग्राम यहीं पे बना मून के लिए मून को चंद्रमा कौन से इंटरनल एक्सटर्नल नहीं, उसमें कुछ नहीं है। चंद्रमा सन और मून 2 केंद्र बिंदु है, इनको एक्सटर्नल इंटरनल में नहीं रखेंगे, क्योंकि हम जब भी ज्योतिष की कोई भी आधारशिला रखते हैं तो 2 चीज चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। तो यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट हो गए, तो वहां पर कोई इंटरनल एक्सटर्नल की बात नहीं है, दोनों एक प्रकार के केंद्र बिंदु है। क्योंकि जब हम केंद्र बिंदु की बात करते हैं तो उनको एक्सटर्नल इंटरनल हम नहीं कर सकते। हाँ, वो तो एक प्रकार के हमारा आधारशिला है और उसी पर ज्योतिष रूपी नेव डिपेंड, ज्योतिष रूपी जो वृक्ष है वो सूर्य और चंद्रमा पर ही डिपेंड होने वाला है। जैसे और माता जी और पिताजी हैं, उनमें हम ये नहीं कर सकते हैं कि कौन बाहर है जी, कौन अंतर है जी, बड़े कौन है जी, छोटे कौन है जी, उनको तो आप इग्नोर ही कर दो, क्योंकि सूर्य चंद्रमा पर ही पूरा का पूरा ज्योतिष डिपेंड करता है। तो इनको एक्सटर्नल इंटरनल से हम बाहर रखते हैं। तो यहाँ पर आप देख लिए तो ऐसी ऐसी परिक्रमा करते हैं तो इनकी स्थिति यहीं पर होती है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, हम आगे जब आगे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि जो ग्रह जितने पृथ्वी के करीब होते हैं, जैसे मान के चले अगला स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ, फिर वहां से फिर हम पीछे आएंगे। देखें यहाँ पर ना ये ग्रहों की एक प्रकार का रोटेशन है कि ये अर्थ है हमारा, अर्थ के ऊपर मून है, मून के ऊपर सन है, सन के ऊपर मरकरी है, मरकरी के ऊपर वीनस है। हाँ, चलिए मैं यहाँ पर आऊंगा तो मैं समझाऊंगा, पहले आपको इसी को मैं समझा दूँ यहीं पर। तो ये जो मरकरी है ना, ये सूर्य का जल्दी जल्दी परिक्रमा कर लेता है, यानी कि ये जो सूर्य है, ये सूर्य को पृथ्वी का परिक्रमा करने में 1 साल लगता है। ये चीज आप लिख लीजिए, ये सूर्य को पृथ्वी का परिक्रमा करने में 1 साल लगता है। 365 दिन में सूर्य पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। रियलिटी क्या है कि जो अर्थ है ना वो सूर्य की परिक्रमा करता है, रियलिटी यही है जी, आप इसको मान के चलें। ये जो बेशक हम एस्ट्रोलॉजी आपको पढ़ा रहे हैं, हम ये सब बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सूर्य मेष राशि वृष राशि में रोटेट होता है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी में सन फिक्स है, अर्थ परिक्रमा करता है, लेकिन इम्पैक्ट के लिए आप इसको ऐसे समझे कि जैसे कि एक ट्रेन है और एक मेट्रो स्टेशन है। हाँ, अब मेट्रो स्टेशन अपने जगह पे होती है, हाँ, और ट्रेन आती है, जैसे मेट्रो की ट्रेन आई और चली गई, हम क्या बोलते हैं कि जी स्टेशन पीछे चला गया और हम आगे आ गए। ये बताओ रियलिटी में स्टेशन पीछे गया है कि आप आगे आए हो? आप बता सकते हैं? हेलो, हम आगे आए हैं। तो जब हम आगे आए हैं तो आप इसको बात को बोलते क्यों नहीं हो कि अरे भाई स्टेशन तो वहीं पे था, हम जब जन्म लिए थे तभी वहीं पे था, हम मर जाएंगे फिर भी स्टेशन वहीं पे रहेगा। एक खामोखा ट्रेन आगे आ गया, तो ये बात आप बोलते क्यों नहीं हो कि ट्रेन आगे आ गया, स्टेशन तो अपनी जगह पे है। और टैलेंट की बात कोई बोलता भी है तो आप हाँ में हो भी भर देते हो कि हाँ यार वो स्टेशन पीछे चला गया, ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका हाथ पांव आ गए हैं। तो कुछ ऐसी जो चीजें होती हैं कि जो प्रैक्टिकल भाषा में हम इतने उसको यूटिलाइज कर लेते हैं कि हमारे दिलो दिमाग में ऐसे भर जाता है। जैसे आप बोलते हो ना, सूर्य पूरब में उगता है पश्चिम में डूबता है। अरे गधा, सूर्य तो फिक्स है, तो पूरब में उग कैसे गया, पश्चिम में डूब कैसे गया, मुझे ये बता। तो नहीं होता है।
रियलिटी क्या होता है कि जो पृथ्वी है ना वो रोटेट होती है, 24 घंटे में ना एक चक्कर लगा लेती है। तो जो पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो सुबह जब पूर्व क्षितिज पे सूर्य का उदय होता है तो पृथ्वी पूर्व दिशा में होती है, और 12 घंटे बाद पृथ्वी आधा रोटेट हो जाती है, तो आपको ऐसा लगता है कि सूरज पश्चिम में चला गया, तो इस तरह बोलते हैं कि जी सूरज पश्चिम में जाके डूब रहा है। आज तक एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जो बोला हो कि पृथ्वी पूरब से उदय हुई थी और शाम को पश्चिम में पृथ्वी अस्त हो रही है, एक भी व्यक्ति नहीं मिला। उसी तरह क्योंकि हमारा रोटेट में ऐसा कोई चीजें आ जाते हैं, दिनचर्या में कोई चीजें आ जाते हैं ना कि बोल चाल में उसको हम इतना एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाते हैं कि फिर हम उसके रियलिटी में नहीं जाते। तो वही रीजन है कि सूर्य फिक्स है, लेकिन जैसे पूरब में सूर्य उगता है पश्चिम में डूबता है, उसी तरह सूर्य मेष राशि में जाता है, वृष राशि में जाता है, मिथुन राशि में जाता है, जो कि एक एक्सेप्ट गलत है। रियल में क्या होता है कि पृथ्वी ही मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि में घूमती रहती है, रियलिटी ये है। लेकिन फिर भी हम ज्योतिष की भाषा में, बोलचाल की भाषा में सूर्य को करते हैं। ये तो समझ गया। ये जो सूर्य है, अब इसके अकॉर्डिंग हम सूर्य को ही रोटेट कर रहे हैं, लेकिन आपके दिलो दिमाग में बैठा ले कि सूर्य रोटेट नहीं हो रहा है, लेकिन एक आम भाषा में हम सूर्य को रोटेट करते हैं। तो 365 दिन में जो सूर्य है पृथ्वी का एक चक्कर लगा लिया, एक चक्कर का मतलब है 330 डिग्री। 330 डिग्री का मतलब हो गया 12 राशि। तो 12 राशि का जो सूर्य एक चक्कर लगा लेगा, तो यानी कि एक साल में सूर्य 12 राशि को घूम करके अपने जगह पे आ गया। लेकिन सूर्य को तो इतना घूमना पड़ रहा है ना, आप देख रहे हो ना, सूर्य का ऑर्बिट तो बड़ा है। अब लेकिन जो मरकरी सूर्य का परिक्रमा करता है, तो मरकरी को तो भाई 88 डेज में, हाँ मरकरी है वो 88 डेज में एक चक्कर लगा लेता है। आप इसको मान के चलिए, जब मरकरी 88 डेज में एक चक्कर लगा लिया, लेकिन हम उस 88 डेज को नहीं लेते हैं, हम एक सूर्य वाले को ही लेते हैं। हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि एक साल के अंदर मरकरी और विनस भी सूर्य का चक्कर लगाता है, तो एक साल के अंदर ये तीनों एक चक्कर लगा पाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर एक कैलकुलेशन करते हैं, उस कैलकुलेशन का नाम होता है रेट्रोग्रेड एंड डायरेक्ट। रेट्रोग्रेड हिंदी में जिसको बोलते हैं वक्री और मार्गी। वक्री और मार्गी एक फार्मूला हमको क्रिएट करना पड़ता है। वक्री का मतलब क्या होता है कि ये जो बुध है ना, आगे चलता है, जैसे बुध ना आगे चलते 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 कभी कभी ये पीछे चलने लगता है, हाँ आगे चलते 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 कभी कभी पीछे चलने लगता है। एक ऐसे पीछे चलने लगता है कि जैसे कि आप ये मान के चलो कि आप एक गाड़ी से जा रहे हैं, जैसे कि ये दो गाड़ी है, देख रहे हैं कि आप दो गाड़ी से जा रहे हैं, एक गाड़ी से आप जा रहे हैं, एक गाड़ी आपकी 80 के रफ्तार में जा रही है, लेकिन आप मर्सिडीज, BMW और फरारी से जा रहे हैं, तो आप 220 के रफ्तार से जा रहे हैं और एक 80 की रफ्तार से जा रही है। तो जो 220 की रफ्तार से जो गाड़ी जा रही है, तो उसमें क्या होता है कि वो ये गाड़ी जा रही होती है, तो ये गाड़ी पीछे से बहुत तेज से आती है। एक समय ऐसा होता है कि दोनों इक्वल होती है, फिर ये गाड़ी आगे चली जाती है। तो जो गाड़ी 220 की रफ्तार से आई, इक्वल हुई और आगे चली गई, तो उसमें बैठे लोग कहते हैं कि वो गाड़ी पीछे चली गई। अब ये बताओ क्या वो गाड़ी पीछे गई है क्या? भाई वो भी गाड़ी आगे ही आ रही है, लेकिन तुम यार इतना तेजी से भाग रहे हो कि तुम्हारे कंपेयर वो पीछे चली गई। लेकिन उसी तरह जैसे बताया कि स्टेशन पीछे चली जाती हैं, तो साथ में जो गाड़ियां चल रही हैं, दो गाड़ियां, लेकिन एक गाड़ी की रफ्तार ज्यादा होने दूसरी गाड़ी पीछे चली जाती हैं, तो आगे वाले गाड़ी के लोग बोलते हैं कि भाई वो गाड़ी पीछे चली गई, लेकिन रियलिटी में कहीं ना कहीं वो गाड़ी भी आगे ही आ रही होती है। हाँ, तो उसको हम बोलते हैं कि जी यदि हम कंपेयर करेंगे इस गाड़ी से इस गाड़ी को, तो इसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड इसलिए हम बोल दिए कि जब यू वाला सिचुएशन आता है ना, तो दिखने में लगता है कि ये आगे जा रहा है और ये पीछे जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो गाड़ियां पीछे जा रही होती है उसको हम बोल देते हैं कि जी ये रेट्रोग्रेड हो गया। हाँ, क्योंकि कभी ना कभी क्या होता है कि ये तो 220 की रफ्तार से बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, कभी उसको ट्रैफिक मिल जाएगा। मान लो कि यहाँ से 220 की रफ्तार में गई और आगे जाके पता चला कि जाम मिल गई, तो जाम मिल गई है, अब ये धीरे धीरे 80 की स्पीड में भी वो वहां तक पहुंच गया,
तो जब वहां पर दोनों पहुंच जाते हैं तब जो बोलते हैं कि अब दोनों की रफ्तार सेम हो गई। तो सर आप जैसे दुनिया, देखो एक चीज समझ लो कि जो आप दुनिया में देखते हो ना वही ज्योतिष में होता है। हाँ, वेद का नेत्र माना गया है ज्योतिष, तो जो आप दुनिया में देख रहे हो वही ज्योतिष में होता है। तब जो ट्रैफिक मिल गई, जब दोनों इक्वल हो गए, इक्वल गति से बढ़ने लगे, तब हम बोलते हैं कि जो दोनों की गति अब सेम है, क्योंकि ये दोनों अब 10 या 15 या 20 की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बुध की गति कभी इतनी तेज हो जाती है कि मान के चलो 200-300 की स्पीड से, 400 की स्पीड से बुध भगने लगता है। लेकिन आगे जाकर के इसको वही ट्रैफिक समझ लें तो फिर वहां पे 10-15 की रफ्तार से जाने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये वाला, जैसे कि इसका ट्रैफिक तो खुल गया लेकिन इसका ट्रैफिक है, तो ये इसका ट्रैफिक खुल गया, इसका ट्रैफिक है, तो जो बुध रेट्रोग्रेड हुआ था उसकी ट्रैफिक सही मिल गई तो कभी बुध आगे चला जाता है, और जिसको वो 220 से आया था लेकिन उसको ट्रैफिक मिल गई है तो वो धीरे धीरे चलता है। तब अब ये 20 का स्पीड से चलेगा और ये 100 का स्पीड से चला जाएगा। तब यहाँ पर ये वाला गाड़ी रेट्रोग्रेड हो गया और ये वाला गाड़ी डायरेक्ट हो गया। लेकिन आपका क्वेश्चन ये होगा कि गुरुजी ये बताओ ये ग्रह रेट्रोग्रेड और डायरेक्ट होते कैसे हैं? तो इसके लिए आपको ज्योतिष से पता नहीं चलेगा। ज्योतिष के 2 वेद हैं। हाँ, वहां पे प्रासर जी ने कहा कि ज्योतिष के 3 वेद हैं। हाँ, भगवान परमम पुण्यम गुह्यम वेदांगम उत्तमम त्रिस्कंधम ज्योतिषम होड़ा गणितम संहिते। ज्योतिष के 3 स्कंध है, गणित, होड़ा और संहिता। तो यहाँ पर यदि आप इसको जानना चाह रहे हैं तो गणित वाला प्रक्रिया में जाएंगे तब पता चलेगा कि ग्रह रेट्रोग्रेड कैसे होते हैं, डायरेक्ट कैसे होते हैं। ये सारा का सारा एक प्रकार का दृष्टि का भ्रम है। आप इसको प्रैक्टिकल में भी एक चीज मैं बता रहा हूं, आप कभी मेट्रो से चलना या कभी ट्रेन से चलना, लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, लाइव एग्जाम्पल, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ग्रह रेट्रोग्रेड होते कैसे हैं। तो आप ना ट्रेन से जब जाते हैं ना तो आप खिड़की से बाहर देखना, और खिड़की से बाहर देख करके ना जो बहुत दूर पे जो पेड़ होगा ना उसको देखना, फिर उसके नजदीक वाला पेड़ को देखना। तो जो सबसे दूर वाला पेड़ होगा उससे जो पहले वाला पेड़ होगा ना, तो जो पहले वाला पेड़ आपको ट्रेन से जल्दी पीछे जाते हुए दिखाई देगा, लेकिन जो दूर वाला पेड़ होता है ना वो काफी हद तक ट्रेन के साथ साथ चलते हुए दिखाई देगा। ट्रेन बहुत दूर आगे चला जाएगा तब वो पीछे जाएगा, लेकिन बगल बगल के पेड़ है ना वो जल्दी 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 पीछे चले जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि रेट्रोग्रेड ग्रह वो होंगे जो मैक्सिमम दूरी पर होंगे। हाँ, तो भी आपको आगे मैं पीपीटी में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप ये समझ गए कि बुध यदि रेट्रोग्रेड होगा डायरेक्ट होगा, तो ये बुध 88 डेज में पूरा का पूरा 360 डिग्री पार कर जाता है, लेकिन ये बुध साल में 4 बार रेट्रोग्रेड होता है। तो 4 बार रेट्रोग्रेड हो गया तो इसको ऐसे मान के चलो बुध 0 डिग्री से आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ा 90 डिग्री पे आया, और 90 डिग्री पे यदि रेट्रोग्रेड होता है तो फिर से धीरे 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 आकर के 30 डिग्री पे आएगा, फिर 30 डिग्री से डायरेक्ट होगा तो फिर जाकर के 180 डिग्री पे आएगा, फिर 180 डिग्री से रेट्रोग्रेड होगा तो फिर से 90 डिग्री पे आएगा, फिर 90 डिग्री से बढ़ेगा तो 270 डिग्री पे जाएगा, फिर रेट्रोग्रेड होगा तो 180 डिग्री पे आ जाएगा। तो ये भाई इस तरह से ऐसा करेगा तो इसको 88 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है, तो ऑलमोस्ट वो 1 साल में ही रोटेट करता है। उसी तरह बुध शुक्र वीनस भी साल में 2 बार रेट्रोग्रेड हो जाता है। तो शुक्र मरकरी और वीनस, यदि मरकरी 2 बार रेट्रोग्रेड और वीनस 2 बार रेट्रोग्रेड और मरकरी 4 बार रेट्रोग्रेड जब हो जाती हैं तो अपनी रियल गति में सूर्य के साथ साथ ही एक परिक्रमा करती हैं। तो ज्योतिष के अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं जब सूर्य एक परिक्रमा कर लेता है तो साथ में बुध और ये भी उसकी एक परिक्रमा कर लेते हैं। तो इस तरह से हम वो लगाते हैं इसके बारे में। तो अब ये समझ गया होंगे। और देखो इम्पैक्ट के बारे में तो एकदम क्लियर हो गया कि यहाँ पर यदि मार्स है तो मार्स अर्थ के बहुत करीब है, तो ऐसे व्यक्ति में ऐसे कोई जन्म लेगा तो उसके ऊपर मार्स की 100% वो रहेगा, वैल्यू रहेगा। जुपिटर, और देखो ये तो कहीं भी हो सकते हैं ना, मैं तो यहाँ पर एक पीपीटी के जरिए बताया हूँ कि ये 2 सर्कल हैं, गोल हैं, ये कहीं कितने डिग्री पे भी जा सकते हैं।
तो ये जितने डिग्री पर जाएंगे, जैसे जाएंगे तो उस तरह से उनका फल होगा। जैसे मान लो कि यदि यहाँ पर मार्स है तो ऐसे व्यक्ति का किसी का जन्म हो रहा है तो मार्स का लगन पर 100% इम्पैक्ट होगा। हाँ, और यदि यदि ये मार्स यहाँ पर आ जा रहे हैं तो फिर इनका 0% इम्पैक्ट होगा। तो और यदि मार्स यहाँ पर है तो इसका 50% इम्पैक्ट होगा। हाँ, तो जो हम फलादेश करते समय बोलते हैं ना कि भाई मार्स को हम क्रोध से बताते हैं ना, एनर्जी। मंगल आप लिख लीजिए, थोड़ा सा एक ग्रहों के बारे में लिख लीजिए तो आपको ज्यादा पढ़ने में आनंद आएगा। आप लिख लीजिए, जो सूर्य है वो हमारा आत्मा है। सूर्य जो है हमारा आत्मा है। हाँ, अर्थ जो है ये हमारा शरीर है, लगन है। हाँ, चंद्रमा जो है हमारा मन है। चंद्रमा जो है हमारा मन है। मंगल जो है हमारा पराक्रम है, हमारे अंदर की जो एनर्जी है, जो हम बोल रहे हैं, जो हम हाथ कर रहे हैं या हम कोई काम कर रहे हैं जीवन में, हम कुछ भी कर रहे हैं तो मंगल हमारा एनर्जी है, हमारे शरीर की एनर्जी है। इसीलिए मंगल किसी का कमजोर हो जाता है तो उसको पैरालिसिस मार देता है। पैरालिसिस का मतलब क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन तो होते रहते हैं वो शरीर में, लेकिन वहां की एनर्जी खत्म हो जाती है। और मंगल हमारा दिमाग का कारक होता है, क्योंकि हमारे जो बल है ना हमारे दिमाग से ही होते हैं। हाँ, मतलब जैसे पैरालिसिस मार देता है तो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, हार्ट तो ब्लड वहां पे भेजती रहती है, लेकिन दिमाग से और हाथ की कनेक्टिविटी खत्म हो गई। तो इसीलिए मंगल खत्म, कमजोर हो गया ना सर, तो यदि दिमाग की कनेक्टिविटी पूरे शरीर को छोड़ देगा, व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। जो व्यक्ति कोमा में भी जाते हैं तो उनका भी तो दिमाग है ना, अपने शरीर पर नियंत्रण छोड़ देता है। तो मंगल हमारा वो है, एनर्जी है। और सूर्य हमारा आत्मा है। यदि कोमा में रहने के पर भी जिंदा है तो यानी कि समझो मंगल सूर्य तो काम कर रहा है, मंगल काम नहीं कर रहा है। ऐसे व्यक्ति का मंगल का रेमेडी करना बहुत जरूरी है कि जो कोमा में, आप इसको लिख भी लो, जो व्यक्ति कोमा में चले जाते हैं उसको मंगल की रेमेडी कराना है, क्योंकि वो तो जिंदा है, उसके अंदर प्राण तो है, लेकिन प्राण रहते हुए भी एनर्जी का लेवल है वो खत्म हो गया है। तो यहाँ पर हनुमान जी की पूजा करो। इसीलिए आजकल कलयुग में हनुमान जी की पूजा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भाई हम सब चाहते हैं कि जब तक हमारा प्राण रहे तब तक हमारे शरीर में हमारा एनर्जी रहे। ये बुद्ध ना हमारी बुद्धि के कारक होता है। हाँ, बुद्ध हमारी बुद्धि के कारक होता है। हमारे शरीर के अंदर की जो बुद्धि है तो ये बुद्धि का कारक हमारा बुद्ध होता है। इसीलिए बुद्ध वाले ज्यादातर ये होती हैं, क्रिएटिविटी होती है, और ऐसे दिमाग लगाने वाले जो सॉफ्ट वर्क में बुद्ध का ज्यादा इम्पैक्ट होता है। जो ये शुक्र है ना हमारे अंदर की सीमन का कारक होता है। हाँ, हमारे अंदर के जो सीमन है, और साथ में ग्लैमर का कारक है। हमारे अंदर जो ग्लैमरिंग पावर है, या क्या बोलेंगे, शुक्र और क्या, हमारे अंदर ग्लैमरिंग है, हमारी कला है, हमारे अंदर की एक कला है। देखो बोलता है जी, आकर्षण। हाँ, आकर्षण भी है, आकर्षण भी है। हाँ, इसीलिए जो शुक्र वाले ना ज्यादातर मीडिया, मल्टीमीडिया, फिल्मी एक्शन, हाँ, ग्लैमरिंग, हाँ, और सीमन का मतलब होता है कि थोड़ी सी ज्यादा उस चीज में रहती हैं, थोड़ी सी ज्यादा वो उस चीज में रहती हैं, थोड़ी सी भौतिकवादी में थोड़ी सी ज्यादा रहती हैं कि भाई मुझे सुंदर कन्या मिल जाए, सुंदर गाड़ी मिल जाए, सुंदर घर मिल जाए। सुंदरता का भी है, सुंदरता का भी है। हाँ हाँ, शुक्र। अब बृहस्पति ना हमारे ज्ञान के लेवल को बताता है। बृहस्पति हमारा ज्ञान है। हाँ, बृहस्पति हमारा ज्ञान है। और शनि ना हमारा दुख है। हाँ, हमारे दर्द है। हाँ, हमारे जीवन में, और हमारा नसों का कारक है। जो हमारे शरीर के अंदर जो नस है ना, इस नसों का कारक हमारा शनि है। हाँ, तो दुख है, दर्द है, हमारा नसों का कारक है। हाँ, इसीलिए भगवान हमेशा शनि वाले को मिलते हैं। कुंती से भगवान पूछे थे, बता बुआ क्या चाहिए, तो कुंती ने बोली थी, प्रभु मुझे दुख ही दो, तभी मैं आपको याद करूंगी। तो इसीलिए शनि वाले व्यक्ति, जो मजदूर टाइप के व्यक्ति होते हैं ना, हमेशा देखना उनकी आंखों में ना एक उम्मीद की दीपक जलता रहता है। उसके जो छोटे बच्चे होते हैं, यदि खिलौने के लिए जिद करते थे, माँ बोलती है बेटा ठीक कर, नहीं तो कल खरीद देंगे, भगवान चाहेंगे तो हमारी सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तो ये लोग थोड़ी सी भगवान के भरोसे जीते हैं, शुक्र वाले नहीं जीते हैं। शुक्र वाले तो मौज की जिंदगी जीते हैं, भगवान से क्या मतलब उनको। हाँ, ऐसो है, लंबी गाड़ी है, घर है, ऐसो आराम की जिंदगी है, उसको वो भगवान को तो भूल जाते हैं, उनको क्या भगवान करेंगे। शनि वाले थोड़ी सी भगवान के भक्त होती है। हाँ, शनि वाले थोड़ी सी तपस्वी भी तपस्वी, इसीलिए शनि संन्यास का भी कारक होता है। खैर, तो आपने अभी समझ लिया कि कौन से ग्रह हमारे जीवन में किस चीज के कारक हैं, हाँ, और उनका इम्पैक्ट हमारे जीवन में कैसे आता है। ये चीज भी मैं बता देता हूँ कि उनका इम्पैक्ट हमारे जीवन में कैसे आता है। यानी कि जो ग्रह यदि पृथ्वी के नजदीक होंगे, अब मान लो कि यदि यहाँ पर कोई व्यक्ति जन्म लिया है तो राहु और केतु का, राहु केतु का भी बताएंगे। हाँ, राहु केतु का भी बताएंगे, अगला पीपीटी में राहु केतु के बारे में बताएंगे। हाँ, ये देखें, अगला जो पीपीटी है वो राहु केतु के ऊपर ही है। हाँ, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, अगला जो पीपीटी राहु केतु के ऊपर ही है। तो इस तरह से हमने ये जो मंगल का, जुपिटर का ना, थोड़ी गर्मी हो रही है, इसी चल गया ना, चल गया इसी चल गया। हाँ, तो यहाँ पर जो मंगल है, जुपिटर है और जो शनि है ना, तो यदि मान के चलो यदि पृथ्वी के नजदीक हो, तो देखो यदि मंगल है तो व्यक्ति इतना एनर्जी है, अब इतना एनर्जी है, जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति हैं आपके क्लास में, उनके अंदर इतनी एनर्जी है कि आप कहीं भरोसा भी नहीं कर सकते हैं कि वो पूजा भी करा लेते हैं, कर्मकांड भी करा लेते हैं, बिहार के टीचर हैं, बिहार में जाके पढ़ा भी लेते हैं, ट्यूशन भी पढ़ा लेते हैं। हाँ, तो सोचें कितनी एनर्जी उनके अंदर है। जब उनका जन्म हुआ था तो मंगल एकदम पृथ्वी के ऊपर ही बैठा था। हाँ, कि टीचिंग भी करा लें और कर्मकांड भी करा लें और अपने परिवार को भी संभाल लें, परिवार को भी पूरा सुख दें, बिहार में जाके नौकरी भी करें। हाँ, कुछ दिन पहले संडे सैटरडे की छुट्टी होती है तो सोचो 1000 किलोमीटर का ट्रेवलिंग भी कर लें। हाँ, मोदी का भी देखो ना, मोदी भी कितना एनर्जेटिकल है। हाँ, वो सोता ही नहीं है, 18 घंटा काम करता है, 4 घंटा में 6 घंटे में सारे के सारे काम कर लेता है। अजय और क्या नाम है, अक्षय कुमार पूछा भी था, बताओ 4 घंटे में सो करके आप पूरा नींद कैसे पूरे कर लेते हो। तो बोला कि इसके बारे में आप न पूछे, वही बढ़िया है। तो 4 घंटे सोने के बाद भी इतना एनर्जी है उसको, इतना एनर्जी है कि शाम को जैसे सुबह सुबह कलकत्ता में होता है, दोपहर में चेन्नई में होता है और थोड़ी सी दिन ढलता है तो मुंबई में चला जाता है और शाम को 7 बजे अपने घर आ जाता है। और शाम को 7 बजे यदि 8 बजे यदि किसी को भाषण देता है तो फिर उतने ही एनर्जी में रहता है। और आप लोग पता नहीं थोड़ी सी क्लास लेने के बाद ही थक जाते हो। हाँ, बैठे बैठे थक जाते हो। तो ये भाई किसको कितना एनर्जी होगा ये मंगल डिसाइड करेगा। उसी तरह सर मैं एक चीज पूछूं, हाँ सर हाँ, मैं एक चीज पूछूं, हाँ निश्चित पूछे हम सर। इसमें जो प्लैनेट्स हैं हम उसको कैसे, कितने डिग्री पे मानेंगे कि वो पृथ्वी के नजदीक है? कुछ डिग्री से, क्योंकि उसमें तो डिग्री आएगी ना हमारे बाद में। हाँ हाँ, ये वो अंदाजा कुंडली में, लगेगा इससे? वो कुंडली में बताऊंगा, वो कुंडली में बताऊंगा। जब हम ठीक है कुंडली, सर, ठीक है, वो कुंडली बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि है कि नहीं। तो ठीक है सर। आप देखो कि यदि पृथ्वी के नजदीक कोई भी ग्रह हो रहे हैं, अब शनि है, अब मान लो कि यदि शनि है तो वो व्यक्ति इतना न्यायप्रिय हो जाएगा, इतना ही न्यायप्रिय हो जाएगा कि घर में ही वो संविधान, सबको संविधान का ज्ञान देगा। हाँ, यदि शनि किसी का, इसीलिए शनि कभी भी पृथ्वी के नजदीक नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे ज्यादा लोग दुखी रहते हैं। इसलिए दुखी रहते हैं ना कि छोटी छोटी बातों में भी ये नियम कानून वो ढूंढता है। कहता है कि भाई तुम बिजली बिल जमा कराने जा रहे हो तो लाइन में लग के बिजली बिल जमा कराओ। अरे भाई, अब क्या लाइन में लगना है, अपॉर्चुनिटी मिले तो काम कर लो। ऐसे व्यक्ति नहीं करते, ऐसे तो खुद सिस्टम को फॉलो करते हैं और साथ में दूसरों को भी सिस्टम फॉलो कराते हैं। हाँ, ये थोड़ी सी करप्ट नहीं होते हैं ये शनि वाले ना। और यदि शनि यदि यहाँ पे चला जाए ना तो सब में शॉर्टकट का फॉर्मूला निकलता है। हाँ, वो मर्डर भी कर देगा तो वो जज को खरीद लेगा। यदि शनि इधर हो तो मर्डर करने के बाद भी जज को खरीद लेगा। या न्याय से रिलेटेड कोई काम होते हैं, शनि को देखना पड़ेगा कि आपके पृथ्वी से कितने नजदीक है, केस मुकदमा इत्यादि से रिलेटेड हो तो ये शनि ही आपकी सहायता करने वाले। और ऐसे शनि को दंडाधिकारी भी कहा जाता है, ऐसे ज्योतिष के भाषा में ये जो शनि देव हैं दंडाधिकारी भी है। तो इस तरह से हम सारे ग्रहों का फलादेश हम कर पाएंगे। अब आगे आपका जो क्वेश्चन था, पता नहीं कौन किसने क्वेश्चन किया था राहु केतु के बारे में, कोई किया था ना क्वेश्चन? यही जैसे शरीर के सब हिस्से में होते हैं हाँ अन्य ग्रह, तो ये राहु केतु किस पर होते हैं? जैसे
शुक्र हो गया आकर्षण के लिए, भौतिकवाद के लिए, गुरु हो गया ज्ञान के लिए, शनि हो गया दुख के लिए, चंद्रमा मन के लिए। उस तरह राहु और केतु का क्या असर होता है? शनि और राहु होते हैं ना, ये मायावी होते हैं। राहु और केतु ना मायावी होते हैं, इनको राक्षस बोला जाता है। और जो मायावी राक्षस होते हैं ना, वो किसी का रूप धारण कर सकते हैं। हाँ, वो आपको ज्ञान भी दे सकते हैं, वैराग भी दे सकते हैं, आपका एनर्जी पावर को भी बढ़ा सकते हैं। और राक्षस ही है तो राक्षस का क्या पूछना। आप कभी टीवी सीरियल या रामायण महाभारत देखा होगा, तो राक्षस कभी तो अब देखो ना, वहां पर शूर्पणखा थी, वो सुंदरी की रूप धारण कर ली, आवश्यकता करने पर राक्षसी की धारण कर ली, कभी हिरण का रूप धारण कर लेती है। तो ये राक्षसी हैं, इनको हम किसी एक कैटेगरी में हम बांध नहीं सकते कि भाई ये पर्टिकुलर यही फल देंगे। ये कुछ भी दे सकते हैं सर, इस पर कभी भरोसा मत करो। हाँ, ये सुंदरी के रूप धारण करेगा तो शुक्र से सुंदर फल दे देगा। जो आनंद आपको शुक्र नहीं दे पाएगा, उससे ज्यादा आनंद आपको ये राहु दे देगा। लेकिन यही यदि मंगल का रूप धारण कर लिया तो मंगल भी शर्मिंदा हो जाएगा इसके एनर्जी के सामने। तो राहु केतु एक प्रकार के राक्षसी ग्रह हैं और उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते और पर्टिकुलर किसी एक बंधन में नहीं बांध सकते, क्योंकि बंधन में वो लोग बढ़ते हैं जिनकी कोई अपनी एक नेचर होती है, उनकी कोई एक करेक्टर होती है, उन व्यक्ति को उनका कोई एक भौतिक शरीर होता है। ऐसे व्यक्ति को हम एक पर्टिकुलर फ्लो में डाल सकते हैं। तो राहु केतु को हम किसी कैटेगरी में नहीं डाल सकते, ये सारे के सारे कैटेगरी में इक्वल फल देते हैं। सर तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनका लग्न में राहु है, हाँ, ऐसे व्यक्तियों पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते, वो बहुत मायावी होती हैं। वो तो उनके अंदर दो रूप होते हैं। आपसे जो काम कराना होगा ना, तो ऐसे इमोशनली आपके साथ जुड़ेंगे ना कि आपको लगेगा कि भाई यही है जो मेरा सर्वे सर्वा है। आप देखिए, एक कल डेमो क्लास हुआ था, उसमें एक व्यक्ति थी, वो ज्वाइन की थी, कटारिया जी हैं, कटारिया टाइटल है। उन्होंने आज से 10 साल पहले करोड़ों का उनका बिजनेस था, करोड़ों का बिजनेस था। तो लगन में राहु किसी का बैठा था, वो व्यक्ति उनसे जुड़ा, उस समय उनको मतलब करोड़ों कमाया, उनसे करोड़ों कमाया। तो देखो समय की चाल है, सब दिन होता नहीं एक समाना। अब लॉकडाउन हुआ, वो जीएसटी आया, जीएसटी के बाद वो क्या बोलते हैं नोटबंदी हुआ, तो 14 के बाद नोटबंदी के बाद पूर्णतः बर्बाद हो गई। अब चाहे जो भी रीजन रहा हो, मुझे तो बर्बाद होने के कारण एक ही लगता है कि भाई गलत काम करोगे तो भाई तो कहीं ना कहीं बर्बाद हो गए ना, उनकी कंपनी बंद हो गई, सील हो गई, बहुत सारे प्रॉब्लम आए। फिर नोटबंदी में और भी प्रॉब्लम आ गई, जीएसटी आने के बाद तो जरी सोर से मिटे। 10-15 दिन पहले की बात है, उनका फोन आया था। अब ऐसे व्यक्ति को मात्र 2-3 लाख रुपए की आवश्यकता था, उन्होंने अपने मित्र से मांगा, उसने अपनी औकात दिखा दी, भाई तेरे पास कोई पैसा नहीं है, दोबारा हमारे पास फोन मत करना, तुम्हारे और हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं है। मतलब इस तरह से वो व्यक्ति अपनी आपको बताया। अब रियलिटी क्या है ये जाने वो जाने, जो ये मैं बता रहा हूँ। तो भाई ये बताओ कि जब आवश्यकता थी तो इनके चरण कमल पे सो रहा था, जब आवश्यकता हो गई तो लात मार दी। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसे नीचता वाला काम राहु केतु ही कर सकती है, क्योंकि उनके अंदर मायावी बोलते हैं ना, साम दाम दंड भय, वो सारे के सारे चीजों को इक्वल रूप से अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए राहु वाले ज्यादातर नेता होते हैं, ये लिख लीजिए। राहु वाले ज्यादातर नेता होते हैं, वकील होते हैं। वकील भी राहु वाले ही होते हैं, क्योंकि वो भी ना मतलब झूठ तो ऐसे बोलते हैं जैसे आंख से आंख मिला करके कि आप जीवन में कहीं भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, कि वो आप देखो ना, मैं तो कहता हूँ कि जो गीता पर हाथ लगा के वकीलों को वो कराना चाहिए, कसम खिलाना चाहिए कि जो ही बोलूंगा सत्य बोलूंगा। दूसरे को तो कसम खिलाते हैं, और जितना मतलब गलत है वो खुद बोलते हैं। हाँ, वो तो बोलते हैं कि भाई बताओ केस जिताने का इतना पैसा है, हराने का इतना पैसा है, ये बताओ उनको क्या मतलब है रियलिटी से। हाँ, उनको तो केस जिताने का इतना पैसा है जी, और हराने का जी इतना पैसा है जी। तो अब बताओ, यदि उनको पता है किसने मर्डर किया है और वकील के पास जाते हो तो कहते हैं हाँ मैं बिल दिलवा दूंगा। हुआ है, हमारे एक जो जीजा जी हैं, तो एक बार उन्होंने उनके जो परिवार वालों ने ना
हमारे वो कजन्स जीजा हैं यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं, उनके परिवार वाले ने किसी को डंडे से मार के मार डाला। अब बाद में ट्रक आई तो उसी के ऊपर चढ़ गई तो वो मर गया बेचारा। तो वकील कह रहा था कि ठीक है, इससे केस से बाहर निकालने के लिए हम 10.5 लाख रुपए लेंगे। अब बताओ वो वकील क्या है, अब सोचो उसके बारे में। तो इस तरह से वकील होते हैं। तो लेकिन अब बताओ 10 लाख रुपया लेने के बाद भी केस जितवा देगा कि जब जितवाएगा जब उसके कुंडली में राहु बहुत अच्छे स्थिति में होंगे तब वो केस जितवाएगा। तो राहु को हम पर्टिकुलर किसी एक दायरा में नहीं ला सकते, लेकिन यदि हम दायरा में यदि डालने की भी कोशिश करें तो आप लिख लें राहु को हम शनि की दायरा में डालें और केतु को हम मंगल की दायरा में डालें। तो केतु है हमारा एनर्जी का लेवल हो सकता है, जो राहु है हमारा एक प्रकार का शनि का हो सकता है। शनि का मतलब वो न्याय प्रिय हो सकता है, ठीक ना, इसमें डाल सकते हैं। अब आपने यहाँ पर देखा कि सारे के सारे ग्रह ऊपर घूमते हैं, और यहाँ पर राहु केतु कैसे घूमते हैं इसको समझो। राहु केतु का देखो कोई भी भौतिक शरीर नहीं है, हाँ, उनका कोई अपना स्थूल रूप नहीं है जिसको हम राहु केतु को देख सकते हैं। राहु केतु एक प्रकार का इमेजिनरी है। वो सिर्फ ग्रहण के लिए राहु केतु का आविष्कार हुआ है। यदि राहु केतु का आविष्कार नहीं करते तो हम ग्रहण को नहीं बता सकते कि ग्रहण कब लगेगा, कोई भी ग्रहण कब लगेगा। राहु केतु क्या है वो समझ लें, जैसे कि अर्थ है वो सन का परिक्रमा करता है, और ये जो है आपका सन का ऑर्बिट है, आप इसको देख रहे हैं ना, ये अर्थ का ऑर्बिट है, ये 360 डिग्री का है, और सन ना अर्थ ना इसका परिक्रमा करता है। और जब इसका परिक्रमा करता है तो ये अर्थ का परिक्रमा मून करता है। हाँ, तो ये जो मून अर्थ का परिक्रमा करता है ना, तो यहाँ पर 2 कट बिंदु होते हैं मून का और अर्थ जो सन का परिक्रमा करता है ना, तो इसके कट बिंदु हो जाते हैं। तो इसको जैसे कि एक यहाँ कट बिंदु हो गया और यहाँ पे एक कट हो गया ना, जहाँ पर मून सूर्य की ऑर्बिट को वो करता है, कट करता है। तो जो सूर्य का ऑर्बिट नहीं, पृथ्वी का जो ऑर्बिट है, जहां पर मून के ऑर्बिट को कटबिट करता है, तो उसको हम बोलते हैं कि मतलब 0 पॉइंट बोलते हैं। एक हमारा 0 पॉइंट होता है। हाँ, तो एक 0 पॉइंट होगा तो दूसरा जो कट होगा ना वो 180 डिग्री का हो जाएगा। तो 0 पॉइंट और 180 पॉइंट, तो ये हमेशा इसको हेड बोलते हैं, हाँ, इसको हेड बोलते हैं। तो इसको टेल बोलते हैं, तो इसको टेल बोलते हैं पूछ। तो एक हेड हो गया, एक टेल हो गया। तो हेड को राहु बोलते हैं, और टेल को केतु बोलते हैं, इसको हम केतु बोलते हैं, ठीक ना। तो राहु केतु की अस्तित्व सिर्फ सूर्य की पृथ्वी और चंद्रमा की ऑर्बिट को बताना है, क्योंकि ये क्या होता है, कभी कभी ये तीनों एक सीक्वेंस में आ जाते हैं। जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पर राहु आ गया, यानी कि एक बिंदु यहाँ पर आ गया राहु, राहु, तो और राहु यहाँ पर आ गया तो बता रहे कि ये कट बिंदु यहाँ पर रहेगा, और यहीं पर यदि मून आ जाता है, यही इसी ऑर्बिट पे यदि मून आ जाता है, सेम ऑर्बिट पे, हाँ, सेम ऑर्बिट पे यदि मून आ जाता है, सेम ऑर्बिट पे यदि मून आ जाता है, ठीक ना, तो अब ये तीनों इक्वल हो गए। हाँ, अब ये जो तीनों इक्वल होने के कारण यहाँ पे ग्रहण हो जाएगा। इसको साइंस की भाषा से बोलते हैं कि सन और अर्थ के बीच में मून आ गया, लेकिन सन अर्थ के बीच में जो मून आया, लेकिन ये राहु केतु ही डिसाइड करता है। यदि राहु केतु आएगा तो ग्रहण होगा, नहीं तो ये क्या होता है कि ये जो मून है ना, ये तो परिक्रमा करते रहता है, ये तो हमेशा आता है यहाँ पर 15 दिन में। ये जो मून है इसको ऐसा मान के चलो कि मून पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन में कर लेता है, आप इसको ऐसे मान के चले। ये मून है ना, पृथ्वी की परिक्रमा वो 27 दिन में कर लेता है। तो जब 27 दिन में करता है, ये तो आपको क्लियर पता है कि मून एक बार यहाँ पर आएगा और एक बार यहाँ पर आएगा। तो जब मून यहाँ पर आएगा तो ग्रहण होगा, अब यहाँ पर आएगा तो ग्रहण, यहाँ भी आएगा तभी ग्रहण होगा। लेकिन तो महीने में 2-2 ग्रहण होने चाहिए, तो नहीं,
ये बाकिर मून यदि यहाँ पर आता है, हाँ यहाँ पर आता है मून, मून यदि यहाँ पर आता है सिर्फ, लेकिन राहु का ऑर्बिट यदि यहाँ पे नहीं आता है, ये ऑर्बिट यदि इक्वल नहीं होता है, तो ये मून सिर्फ अमावस्या क्रिएट करता है। और यदि मून यहाँ पर आता है, हाँ, और राहु यदि यहाँ पे नहीं आता इस सीक्वेंस में, तो ऐसा मून सिर्फ पूर्णमासी क्रिएट करता है। तो यानी कि साल में 12 बार अमावस्या और 12 बार पूर्णमासी हो, हाँ, यदि कि हमारा 24 हो जाएंगे, 12 अमावस्या 12 पूर्णमासी। लेकिन ग्रहण जब होगा, ग्रहण तो हमारे 2 ही होंगे, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा मूव करता है, ये ना थोड़ी थोड़ी मूव करता है, थोड़ी थोड़ी मूव करता है। तो ये 6 महीने में यहाँ पर आ जाएगा। तब 6 महीने में राहु यदि यहाँ पर आता है, 6 महीने में राहु यदि यहाँ पर आता है, तो उस 6 महीने में ये राहु यहाँ पे रहेगा, तब कि यहाँ पर मून आ जाता है, तब ग्रहण होता है। तो यानी कि साल में ग्रहण तो 2 ही होंगे, 2 सूर्य ग्रहण होंगे, 2 चंद्र ग्रहण होंगे। लेकिन साल के जो पूर्णमासी और अमावस्या होगी ना, वो आपके 12 अमावस्या होगी, 12 पूर्णमासी होगी। तो इस तरह से ये राहु केतु का आविष्कार हुआ। यदि राहु केतु का आविष्कार हम नहीं करते तो ग्रहण हम नहीं बताते। अभी भी जो रियल ग्रहण का कैलकुलेशन है ना, ये हमारे प्राचीन पद्धति से आता है। आज तक जो नशा वसा काम करते हैं ना, उस पर भी ग्रहण नहीं बनता, उनका भी ग्रहण फेल हो जाता है। 20 दिन आगे पीछे का फर्क है, 21 दिन आगे पीछे का फर्क है। वो 21 दिन आगे ग्रहण करते हैं, लेकिन रियल ग्रहण आज भी हमारा मैथोलॉजिकली जो कैलकुलेशन है उससे होता है। बाकी सारे के सारे कैलकुलेशन उनके फिट हैं। हमारे जो शास्त्रों का जो कैलकुलेशन है और जो नशा का जो कैलकुलेशन है वो इक्वल हो चुका है। हाँ, मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू मानते हैं, मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू मानते हैं। एक होता है मीन वैल्यू माने कि माना गया वैल्यू, एक होता है ट्रू वैल्यू यानी कि रियल वैल्यू। तो रियल वैल्यू पे आज भी ग्रहण नहीं होता है। इससे पता चलता है कि हमारे ऋषि मुर्शियों का जो कैलकुलेशन था वो आज ट्रू वैल्यू से भी ज्यादा सटीक और ज्यादा अच्छा था। तो आप उसको भी हम एक बार आप चेक कर सकते हैं। तो अभी आपने जितना पढ़ा इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना? ग्रहों के बारे में सब कुछ आपने समझ गए? किसी को कोई डाउट है? हेलो, नहीं, क्लियर हो गया ना? सर डाउट नहीं है, लेकिन एक चीज पूछनी है आपसे। हाँ जी सर। हेलो जी मैम बोलें। सर, जो आपने डिग्रीज की बात करी थी कि एक प्लैनेट इतनी डिग्री पे पहुंच जाता है इतने दिन में, तो उसके लिए भी कोई सॉफ्टवेयर होता है सर जो हम देख सकते हैं? क्योंकि पंचांग पत्रा तो खरीदना अलग बात हो जाती है, लेकिन कुछ ऑनलाइन पत्रा होता है सर जो हम देख सकते हैं जिससे पता चले कि आज कौन सा प्लैनेट कितनी डिग्री पे है? हाँ, एक हिंदू कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर है। अच्छा। हाँ, वो उसमें पंचांग भी पता चलता है और ग्रहों की डिग्री भी पता चलता है कि आज ग्रह कितने डिग्री पे हैं और उनका रोटेट कितने डिग्री पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, एकदम रियलिटी बताता हूँ, ठीक ना? जी और सर। जैसे कि स्काई व्यू भी है, स्काई व्यू वो है, वो जी। उसको तो डायरेक्ट अंतरिक्ष में भी देख सकते हैं कौन से ग्रह किस राशि में है, स्काई व्यू करके। लेकिन वो डिग्री टू डिग्री बताता है, उससे ज्यादा क्लियर नहीं होता है स्काई व्यू से। हिंदू कैलेंडर से ज्यादा क्लियर हो जाता है, क्योंकि वो राशि और ग्रहों की डिग्री लिखता है ना, इस राशि इतने डिग्री में, तो ज्यादा क्लियर हो जाता है। ठीक है सर जी। हाँ, अब हम आगे आते हैं। अब लिखे दैनिक डेली मोशन ऑफ प्लैनेट। आप लिखें, क्या लिखे? ग्रहों की गति। आप लिखे ग्रहों की गति। हाँ, ग्रहों की गति आप लिखा ना, ग्रहों की दैनिक गति आप लिख लीजिए। ग्रहों की दैनिक गति। नहीं पानी की है। छोड़ दो कहाँ मिलेगा पता नहीं। हाँ हेलो,
हेलो। यस सर। हाँ, अब लिखिए ग्रहों की गति, इसको आप बहुत अच्छे ढंग से समझें। जो ये ग्रहों की गति क्या है कि ग्रह रोटेट कैसे करते हैं। हाँ, आपको एक नट बाल्टू की तरह ग्रह रोटेट करते हैं। हाँ, कि जैसे कि हम आपको एक चीज यहाँ पे बताऊं कि ग्रह, जैसे कि एक बिग बैंग हुआ था ना, तो ये बिग बैंग ऐसे बढ़ा है, जो आप दिख रहे हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, थोड़ी गलत हो गई। हाँ, जो ये बिग बैंग हुआ था ना, तो बिग बैंग ऐसे 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 गोल 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 बढ़ रहा है, ठीक ना। ये ब्रह्मांड निरंतर बढ़ रहा है, ऐसे 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 ना, गोल 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 बढ़ रहा है। ये ऐसे 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 बढ़ रहा है, ठीक ना। ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बिग बैंग के जरिए जो ब्रह्मांड हुआ था वो यूं बढ़ रहा है, ठीक ना। अब जो ब्रह्मांड यूं बढ़ रहा है, तो कोई भी चीज जब यूं मतलब राइट टू लेफ्ट, हाँ, यानी क्लॉकवाइज ब्रह्मांड बढ़ रहा है, इसीलिए हम घड़ी की सुइया क्लॉकवाइज चलाते हैं। तो ये जो ब्रह्मांड क्लॉकवाइज बढ़ रहा है, तो इस ब्रह्मांड में जितने वस्तुएं होंगे वो ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज हमको जाते हुए दिखाई देंगे। ये सूत्र है। जैसे ट्रेन पूरब से पश्चिम चलता है ना, तो पूरब से पश्चिम चलता है ना, तो सारे के सारे पेड़ पौधे, हाँ, पश्चिम से पूरब जाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि आप जिस गति में आगे बढ़ते हो, तो अगल बगल के वस्तुएं जो पीछे की गति में जाती हुई दिखाई देती है। एक प्रकार का सूत्र है ये। हाँ, एक प्रकार के साइंस का सूत्र है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो सारे की सारी चीजें हमारे पीछे जाती हुई दिखाई देती है। उसी तरह ये जो ब्रह्मांड की जो गति है, जो क्लॉकवाइज घूम रही है, तो इस ब्रह्मांड में रहने वाले जितने भी वस्तुएं हैं वो मुझे एंटी क्लॉकवाइज आते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर सर? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। तो अब ये जो ब्रह्मांड की गति एक है, ये भी आप लिख लें, ये जो ब्रह्मांड की गति एक है। हाँ, क्योंकि चाहे वो हमारा धीरू भाई अंबानी हो, या हमारा मोदी हो, या हम हो, या हमारे इंडिया की कोई भिखारी हो, सबको खाने के लिए रोटी और चावल ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो अंबानी हो गया तो हाँ डायमंड की, हाँ, सब्जी और सोने की रोटी के साथ डायमंड को खाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसके रक्त, उसके शरीर के अंदर जो रक्त है वही रक्त हमारे अंदर है। उसको भी 2 आंख कान नाक मिले, हमको भी 2 आंख कान नाक मिले। तो ये जो है हमारा ब्रह्मांड, हाँ, एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ सर, हेलो। हाँ सर, नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं सर? जी 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 जी। अच्छा, जी 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 जी। अच्छा, जी 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 जी। एक्चुअल सर अभी मैं मंदिर पे नहीं हूँ। मैं अपने घर पे हूँ। मंदिर 5 बजे, 5:15 बजे खोलूंगा, तो उनको बोलिए 5, 5:15 बजे आ जाए, क्योंकि अभी ऑनलाइन मेरे क्लास चलती हैं। हमारा ज्योतिष इंस्टीट्यूट है, तो क्लास चलती है, तो अभी मैं क्लास में हूँ। निश्चित 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 सर, निश्चित निश्चित, मैं आपको एड्रेस भेज देता हूँ। जी जी, ठीक ठीक, ओके सर। एक्चुअल ना हिंदुस्तान के बहुत बड़े आदमी थे, तो उनका पूजा हुआ था, तो परमात्मा की कृपा से उनका काम हो गया है। तो वही हमसे मिलना चाह रहे थे, आना चाह रहे थे। तो देखें ऐसे कुछ 2-4 लोगों का काम हो जाए तो कुछ परमात्मा की कृपा बन जाए, उन्हीं का फोन आया था। चले थोड़ा एड्रेस लिख के भेज देना इस पे, प्राचीन शिव मंदिर। एड्रेस प्राचीन शिव मंदिर आश्रम, बस
प्राचीन शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, हाँ, आश्रम, आश्रम नियर मेट्रो स्टेशन। हाँ सर, हेलो जी सर। तो हाँ, ये क्या होता है कि जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो उसी तरह मान के चलो, एक इमेजिनरी लो, एक ट्रेन है, वो ट्रेन पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही है। यहाँ पर ना एक ट्रेन है, यहाँ पर इमेजिनरी ले लो, ये पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही है। जब ये ट्रेन पश्चिम से पूरब की तरफ जाएगी तो क्या होगा कि इस ब्रह्मांड में जितने भी जो चीजें हैं ऑटोमेटिकली पूरब से पश्चिम जाते हुए दिखाई देंगे। क्लियर सर? तो क्या होता है कि जो ब्रह्मांड है ना, एक क्लॉकवाइज, जैसे कि ये सती आपको दिख रहा है ना, स्वास्तिक, ये स्वास्तिक का मतलब यही है कि ये जो ब्रह्मांड है ऐसे रोटेट हो रहा है। जब ये ब्रह्मांड ऐसे रोटेट हो रहा है तो आप ये मान के चलो कि सारी की सारी जो चीजें है ना, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे जाती हुई दिखाई देगी, ऐसे जाती हुई दिखाई देगी। तो कि इसको हम बोलते हैं कि उल्टा, एंटी क्लॉक, एंटी बोलते हैं ना कि ये एंटी है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसी तरह इस ब्रह्मांड में जितने भी चीजें हैं सबको मुझे अपनापन लगता है, लेकिन रियलिटी क्या है कि हमारा शरीर भी है ना, नश्वर है, एक दिन हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी हम इस शरीर से इतना प्रेम करते हैं, हम धन दौलत संपत्ति से इतना प्रेम करते हैं कि जितना कि हद से बेशुमार। जो रियलिटी है उसको कभी हम मानने की कोशिश नहीं करते, लेकिन रियलिटी ही वास्तविकता है। तो यानी कि इस ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए दिखाई देंगे। यानी कि ये पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, सन, मून, मार्स, जुपिटर, जितने भी ग्रह हैं ये सारे के सारे ग्रह हमको एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए दिखाई देंगे। यानी कि सारे के सारे ग्रह पूरब से पश्चिम जाते हुए दिखाई देते हैं हमको। रियल में आप इसको देख सकती हैं, कभी तारामंडल में जाएंगे या कभी आप माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे तो सारे के सारे ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। ये इसीलिए दिखाई देते हैं कि परमात्मा के द्वारा ये बनाया हुआ जो ब्रह्मांड है वो पूरब से पश्चिम से पूरब जाता हुआ दिखाई देता है। जिस तरह से आपकी घड़ी की सुइयां चलती है, जिस तरह से आपने घर में स्वास्तिक बनाते हैं, आप मंदिर में जो परिक्रमा करने जाते हैं वो हमेशा सीधे करते हैं, तो ब्रह्मांड एकदम सीधे चल रहा है और इस ब्रह्मांड में रहने वाली चीजें सारे के सारे चीजें एंटी क्लॉकवाइज दिखाती है। तो इसी से एकदम क्लियर हो गया कि इस ब्रह्मांड में जितने भी चीजें रहने वाले हैं सब एंटी क्लॉक। दूसरी बात, इस ब्रह्मांड के सबसे करीब में रहने वाला जो पृथ्वी है, आप ये मान के चलो कि जैसे कि ये ट्रेन चल रही थी तो ये जो ट्रेन पूरब से पश्चिम चल रही है, पश्चिम से पूरब, तो ये सारे के सारे ना ऐसे जाते हुए दिखाई देंगे पेड़ पौधे, जैसे कि मैं एरो लगा रखा हूँ, लेकिन ये सारे के सारे गति अलग होंगे। अब देखो कि ये जो पेड़ होगा ये ट्रेन से एकदम सटा हुआ, ये जो पेड़ है ये बहुत जल्दी पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, एकदम यूं पार कर जाएगा। लेकिन उससे थोड़ा सा दूर है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, उससे थोड़ा दूर है उसको थोड़ा टाइम, ज्यादा टाइम लगेगा, उससे थोड़ा दूर है तो उसको और ज्यादा टाइम लगेगा। तो इससे क्लियर होता है कि जो ग्रह जितना दूर है तो उसको उतना अधिक टाइम लगेगा, और जो ग्रह सबसे मैक्सिमम दूरी पे है तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। एक प्रकार का आप इसको अनुभव करो, आप किसी ट्रेन पे बैठ करके ना एक प्रकार यदि अनुभव कर लोगे ना कि जो ट्रेन से सटे हुए जो पेड़ है वो बहुत पीछे, बहुत तेजी से पीछे गया, उसकी तो गति ऐसी होती है कि जैसे कि जितनी ब्रह्मांड की गति होती है उससे भी ज्यादा तेज पीछे जाते हुए दिखाई देता है। फिर उसके थोड़ा दूर इस तरह से पीछे जाते हुए दिखाई। तो यहाँ पर जो ये ब्रह्मांड के सबसे करीब जो ग्रह है वो पृथ्वी है, और सबसे हम ब्रह्मांड के करीब हैं सर।
और ब्रह्मांड में परमात्मा का वास होता है। आज मुझे बताते हुए दिल से बहुत खुशी हो रही है कि आप ये बात को समझ लो कि आप परमात्मा के बहुत करीब हो, इतने करीब हो कि अब मुझे लगता है कि आप क्यों परमात्मा को आसमान में ढूंढते हो, ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि खुद आप ब्रह्मांड में हो और परमात्मा इसी ब्रह्मांड में है, तो सर आप तो उसी, इसके बारे में हमारे ऋषि महर्षि लोग बहुत ही सुंदर बात कह गए हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढोढ़े वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। अरे आप परमात्मा की गोद में खड़े हो सर। आप ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति अपने माँ की गोद में सोने के बाद भी अपनी माँ की कल्पना करे, उसी तरह आप परमात्मा के इतने निकट रहने के बाद भी आप परमात्मा को ढूंढ रहे हो। यानी कि इससे ज्यादा दुर्भाग्य तो पूर्ण हमारे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। ये जो पृथ्वी है सबसे ज्यादा ब्रह्मांड के नजदीक है, इसीलिए पृथ्वी की गति सबसे तेज है, क्योंकि ब्रह्मांड के एकदम करीब है। तो इसीलिए जो पृथ्वी जो है ये पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर मात्र 24 घंटे में लगा लेता है। आप इसको लिख लीजिए, अब ये नोट करना है आपको, क्योंकि आगे इसी पर पूरा का पूरा ज्योतिष फलादेश आपका होने वाला है। हाँ, तो ब्रह्मांड के सबसे करीब में एक पृथ्वी है, और पृथ्वी ब्रह्मांड में सबसे करीब होने के साथ साथ 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है। और मैं पहले क्लास में बताया था, ये ब्रह्मांड की टोटल वैल्यू 360 डिग्री यानी कि 12 राशि है। यानी कि पृथ्वी को पूरे ब्रह्मांड यानी कि 360 डिग्री 12 राशि को पार करने में मात्र 24 घंटा लगता है, मात्र 24 घंटा। तो सोचे पृथ्वी की गति कितनी तेज है। तो यानी कि इसको कैलकुलेशन करके ऐसे भी कर सकते हो कि टोटल 12 राशि है, पृथ्वी की गति बहुत तेज है, 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगा लेती है। 12 राशि को 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगा ली, यानी कि एक ओवरऑल वैल्यू लोगे तो 2 घंटे में पृथ्वी एक राशि को पार कर जाती। क्लियर सर? सर इसमें तो 24 डे लिखा है, 24 आप घंटे बोलो, 24 दिन लिखा है इसमें ग्राफिक्स में। ये गलत है, उसे सुधार रहा हूँ। आपने बहुत ही सुंदर क्वेश्चन किया, वो गलत है सर। इसीलिए कहते हैं कि राजीव जी एकदम जहाँ भी रहेंगे ना सर, इसीलिए तो आप इतने बॉस हैं। अरे नहीं सर। ये आवर कर दिया ना, अब तो ठीक हो गया ना सर? हाँ, पहले ये डेज था। हाँ, मैं हैरान हूँ आप। राइट। तो ये 24 आवर में ये पूरा का पूरा एक चक्कर लगा लेता है, यानी कि एक राशि को पार करने में मात्र उसको 24 घंटे लगते हैं। यानी कि एक राशि को पार करने में 24 घंटे लगते हैं। इसको आप इस ढंग से समझ लें कि ये आपकी राशि है, ये आपका पृथ्वी है, ये आपका पृथ्वी है, ठीक ना? अब आप इस पृथ्वी पे खड़े हो, अब आप यहाँ पे खड़े हो, तो ये 0 डिग्री की है, ये 0 डिग्री है। तो आप यहाँ पे खड़े हो तो 2 घंटे बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, यानी कि 30 डिग्री पे आ गए। तो अभी देखिए हमने जो क्लास शुरू किया था वो धनु राशि में शुरू किया था। जब हमने क्लास शुरू किया था तो यहाँ पर धनु राशि थी। हाँ, अभी बता दूं, लाइव एग्जांपल बता दूं। जब हम क्लास शुरू किए थे तो हमने धनु राशि में क्लास शुरू किए थे। हाँ, तो यहाँ पर धनु राशि यानी कि 9 नंबर राशि थी, तो यहाँ पे 9 नंबर राशि थी, तो यहाँ पर 10 नंबर राशि होगी, यहाँ पर 11 नंबर राशि होगी। तो हम जब क्लास शुरू किए थे तो हम 9 नंबर राशि में शुरू किए थे, यानी कि यहाँ पर थे हम। अब हम यहाँ पर आ गए, अब हम यहाँ पर आ गए। यदि 2 घंटा और हम पढ़ लेंगे तो हम यहाँ पर आ जाएंगे।
तो इस तरह एक पृथ्वी रोटेट होती रहती है, रोटेट होती रहती है। आगे अभी आपको राशि के स्वरूप बताएंगे कि किस राशि में, जैसे कि धनु राशि में कोई व्यक्ति जन्म लेगा तो उसका नेचर कैसा होगा, और वृष राशि में और मकर राशि में कोई व्यक्ति जन्म लेगा तो उसका नेचर कैसा होगा, हम आगे बताएंगे। तो आपने इतना क्लियर हो गया कि पृथ्वी जो है रोटेट होती रहती है। एक बार सिर्फ मुझे ये पता हो जाए कि हम किस राशि पे हैं, तो 2-2 घंटे बाद हम कैलकुलेशन करके ओरली कोई भी व्यक्ति आपके घर में जन्म लेता है तो हम बता सकते हैं कि भाई तू जन्म लिया है तो किस लगन में जन्म लिया है, लगन क्या है, तो ओरली हम यहाँ से बता सकते हैं। अब थोड़ा सा ऊपर आते हैं जी, तो ऊपर आते हैं तो चंद्रमा आता है, यानी कि हमारे ब्रह्मांड के थोड़ा सा ऊपर चंद्रमा है, थोड़ा सा ऊपर चंद्रमा है। तभी चंद्रमा को थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो चंद्रमा को जो टाइम लगता है आप लिख लें, वो लगता है 27 दिन। चंद्रमा को जो समय लगता है वो लगता है 27 दिन। तो चंद्रमा को एक चक्कर, एक रोटेट होने में 27 दिन लगता है। और टोटल वैल्यू 12 राशि हैं, और 12 राशि को चंद्रमा पार करता है 27 दिन में पार करता है। तो आप कोई हमको बता सकते हैं कि एक राशि को पार करने में चंद्रमा को कितना समय लगेगा? कौन बताएंगे? 2.25 दिन सर। अरे सर, आपको छोड़ करके आप तो मतलब पहले भी पढ़ चुके हैं। 2.25 दिन। तो कैसे 2.25 दिन लगेगा? आप मुझे कैलकुलेशन करके बताएं, क्या आपने किया? 24 को जस्ट डिवाइड। हाँ हाँ, 24 को 27 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 1 साइन। यही तो आपने किया ना। 27 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 1 साइन इक्वल टू 2.25। 2.25 का मतलब 2.25 दिन में जो चंद्रमा है एक राशि को पार कर जाता है। तो इस तरह जहां से चंद्रमा चला अपने स्थान पे पहुंचने में उसको 27 दिन लगता है। और इसको और भी सूक्ष्मता में हम चले जाएं तो देखो 360 डिग्री की जो टोटल वैल्यू है वो 27 नक्षत्र है। 3 डिग्री की जो टोटल वैल्यू है वो 27 नक्षत्र है। यानी कि चंद्रमा एक नक्षत्र को एक दिन में पार करता है। तो 27 नक्षत्र को 27 दिन में पार करता है, और जहां से शुरू होता है 27 दिन बाद फिर से वो वहीं पर आ जाता है। तो चंद्रमा की गति प्रत्येक दिन एक नक्षत्र होता है। एकदम उससे भी आसान तरीका है याद करने के लिए। अब ऊपर आते हैं तो सूर्य, मरकरी और वीनस, मैं पहले ही बताया था ये तीनों की गति एक होती है। सर एक सेकंड सर, एक छोटा सा वो सर, ये 2.25 कैसे आया? थोड़ा सा ये समझ नहीं आया। आप 12 को डिवाइड कीजिए ना। 12 दूनी 24 और 3 से 12 में भाग दे दीजिए। 12 24 और बस इधर कितना 3, तो फिर तो 1 कैसे आ जाएगा? वो 0 लगा के 0 उतारिए, 3 पे 0 और फिर 2.25 में चला जाएगा तो 2.25 नहीं हो गया? ठीक आ गया सर। जी सर, आगे बढ़ जाएंगे। पीछे का अगर जरा सा भी छोटा डाउट रह गया तो गड़बड़ होगी। ठीक आ गया। तो मैं बार बार यही निवेदन करता हूँ, इसीलिए मैं इतने तसल्ली और इतने फ्रेश मूड से पढ़ाता हूँ कि देखिए मेरा कहने का मतलब है बेशक आप एक शब्द ही जाने ना, लेकिन इतने ठोक बजा के जाने की जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज और बता रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर जो ऐसे बच्चे हैं ना, कि मतलब बच्चे तो नहीं है तो सब हमसे बड़े ही, लेकिन ये सिर्फ हमारे क्लास में ही आते हैं और कॉपी किताब खोलते हैं, फिर अगले दिन हमारे क्लास में आने के बाद ही वो कॉपी कलम खुलता है। ये मैं अपने 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। सर ये 12 से डिवाइड क्यों किया? 12 से 12 होते हैं, 12 राशि होती है ना, 12 राशि। ओके 12 राशि, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस तरह से चाहता हूँ कि यहाँ पर कॉपी किताब खोले और बंद भी कर देना, अगले बारे भी यहाँ पे खोले ना, लेकिन फिर भी वो मतलब ताजा रहे और 100% लगे कि हाँ हमको पूरा ज्योतिष आता है। इस तरह से मैं इस ढंग से पढ़ाता हूँ। और 80% ज्योतिषी अभी जो मार्केट में घूम रहे हैं तो उनका मुझे एक ही क्वेश्चन आया कि सर आपने जितना पढ़ाया है ना उतना ही हमारे दिमाग में है। हाँ, एक तो ज्योतिषी ऐसे हैं भविष्य में होने वाले बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, मेरे घर आए हुए हैं
इनका तो एक ही कहना है, गुरु जी आपने जितना पढ़ा दिया ना हमारे दिमाग में बैठा है, हम उतना ही ज्योतिष करते हैं, उससे ज्यादा तो हम ज्योतिषी क्योंकि किताब ही नहीं पढ़ते। हाँ देखिए यहीं पे बैठे हैं अभी मेरे साथ ही हैं। हाँ हमारे बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े पंडित। हाँ ऐसे समझे कि वृंदावन में बहुत बड़े मतलब उस पे है इनकी बहुत बड़ी है। तो आपको इसीलिए बता रहा। अब आगे आते हैं सूर्य, मरकरी और वीनस। सूर्य और मरकरी वीनस थोड़ा दूर होने के कारण 360 डिग्री यानी कि 12 राशि को पार करने में ना इनको 1 साल लग जाता है। 1 साल के अंदर ये पूरा का पूरा एक चक्कर लगा पाते, ठीक ना। 1 साल के अंदर ये पूरा का पूरा एक चक्कर लगा पाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सूर्य, मरकरी और वीनस है 360 डिग्री में पूरे के पूरे एक चक्कर लगाने में 1 साल लगता है, यानी कि पूरी की वैल्यू 12 राशि है, तो 12 महीने में 12 राशि को पार करते हैं, यानी कि 1 महीने एक राशि में ही बैठे रहते हैं। एक क्लियर हो गया। तो सूर्य, मरकरी और वीनस 1 महीने एक ही राशि में स्थित होती है। सोच लो आज आपको बता रहा हूं कि आज जो सूर्य है वो सिंह राशि में है। आज जो सूर्य है वो सिंह राशि में और अभी आया है, कल ही आया है। तो सोचो कल ही आया है, 16 तारीख को वो गोचर किया है, 17 तारीख को गोचर करके सिंह राशि में आया है। तो अब क्या वो 17 तारीख को 17 जुलाई को सितंबर को वो कन्या राशि में जाएगा। आप समझ गए ना, 17 सितंबर को कन्या राशि में जाएगा। तो इस तरह से आप, हाँ एक सेकेंड पूरी का फोन है सर। हाँ सर वो सर राकेश अस्थाना का फोन आया था उनके पीए का। हाँ अरे सर तो अरे परेशान तो हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में थोड़े से यहाँ पे घर पे आ गया था। मैं बोला 5 बजे मंदिर खुलेगा, मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगा। तो वो बोले ठीक है एड्रेस भेज दो। मैंने एड्रेस भेज दिया, मैं यहाँ से निकलता हूँ 5 बजे 5:15 बजे तक पहुंच जाऊंगा, ठीक ना। हाँ वो डीजी बन गया ना, और नार्को डिपार्टमेंट का तो सबका तो बड़ा आदमी बन गया, तो बहुत बढ़िया है, पूजा से उसकी बहुत बड़ी सफलता मिली। ठीक है सर मैं पहुंचता हूँ। हाँ अच्छा। हाँ बीएसएफ का डीजी बन गया ना। ठीक है सर, तारीफ भी कर रहा था क्या मेरा? नहीं नारकोटिक्स का भी बने हैं। पहले था, आज बीएसएफ का बन गया और नारकोटिक्स के अतिरिक्त प्रभार में है। हाँ हेलो। एक्चुअल ना तो आवाज चली जाती ना वहां तक। तो एक्चुअल था ना कि उनका पूजा हुआ है। हेलो। हाँ उनका जो राकेश अस्थाना जी हैं उनका यज्ञ चला, तो भगवान की कृपा से बीएसएफ का डीजी बन गया। नार्को का तो पहले से था ही, तो परमात्मा की और जो बहुत तारीफ कर रहे थे मेरे बारे में वो। नहीं और नारकोटिक्स के अतिरिक्त प्रभार भी मिला है। हाँ नहीं नार्को के तो पहले भी थे, ऑलरेडी थे वो उसके। नार्को के तो ऑलरेडी थे। तो उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की है कि पंडित जी बहुत अच्छे हैं, ये है वो है। तो चले परमात्मा की बड़ी बड़ी कृपा है, मेरी अंदर उतनी शक्ति थोड़ी है कि मैं किसी को कुछ भला कर सकूं। ये तो आप लोगों का वो स्नेह है, प्रेम है, इसीलिए ज्ञान है सर आपका, ज्ञान और आपका जो है सिद्धि। जी। अब सिद्धि क्या, भगवान की भक्ति करता हूँ, थोड़ी बहुत सफलता मिल जाता है। यही था कि जो अरुण जेटली जी का जो पूजा कराया ना, यदि वो थोड़ी सी बच जाती मेरी पूजा से तो और भी थोड़ा होता, लेकिन उनको इतना जल्दी वो था ना कि वो बचने वाले उसमें नहीं थे। और सबसे बड़ी बात है लास्ट स्टेज में तो हमारे पास बोले ना, यदि पहले बोले होते तो कुछ हमने उसके बारे में विशेष करते हैं। हाँ चले अब देखिए इसके लिए अब 4 महामृत्युंजय और भी आ गया हमारे पास पूजा करने के लिए ना। तो उन्होंने रेफरेंस दे दिया, तो कल ही से फोन आया कि वो महामृत्युंजय करनी है, ये करनी है, वो करनी है। तो ये होता है कि थोड़ी सी भगवान
और मुझे लग रहा है कि जो ये मंदिर है ना, आप लोग एक दिन मंदिर में आइए, बहुत ही सिद्ध मंदिर है। यहाँ पर अभी तक आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने 15 अनुष्ठान किए हैं और 15 अनुष्ठान में सारे के सारे काम सिद्ध हो गए। अब सोचे, सारे के सारे लोगों का काम सिद्ध हो गया। एक व्यक्ति का मॉडल टाउन में रहते हैं और 100 करोड़ की प्रॉपर्टी की डील थी, 7 साल से परेशान थे, हो नहीं रहा था। मैंने कहा कि ऐसा है, मैं आपके लिए एक अनुष्ठान करूंगा, 1 महीने तक मैं पूजा करूंगा शंकर जी का रुद्राभिषेक। सर 15 दिन ही किया ना, तो उसका डील पक्का हो गया और उसका साइन वाइन हो गई। सर इतना वो मतलब प्रेम करती हैं कि मत पूछिए वो। हाँ चलिए, ये सब ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं। तो अब यहाँ पर मैं जो जो पूजा किया हूँ वो तो काम हुआ है। अब आगे देखिए भगवान क्या कर रहा है। हाँ हेलो, हाँ नमस्ते सर, नमस्ते। मैं अभी घर पे हूँ, मैं वहाँ चले। मैं आज क्लास आपका 5 बजे ही संपन्न करूंगा, क्योंकि वो आकर के वहाँ पे खड़े हैं ना। हाँ हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि क्लास थोड़ा मैं 10-5 मिनट पहले ही खत्म करूंगा। अब देखो ठीक है, ठीक है, 5 ठीक है, बज गया तो करता ठीक हूँ। है, तो ठीक इसको मैं पूरा करा करके इसको पीपीटी को फिर हम संपन्न करता हूँ, क्योंकि जाना पड़ेगा, वो आ गए हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, जो सूर्य मरकरी और जो वीनस है, सूर्य मरकरी जो वीनस है वो 1 साल में पार करते हैं, यानी कि 12 राशि को पार करते हैं। तो वो होता है ना कि एक एक राशि को पार करने में 1-1 महीना लगता है। उसके ऊपर थोड़ा मंगल है, तो मंगल थोड़ा दूर है, तो इनको 1.9 ईयर लगता है, यानी कि 21 महीने लग जाते हैं ना, 12 महीने और 9 महीने ना, 21 महीने लग जाते हैं। तो इस तरह से सोचे कि एक राशि को ये 45 दिन में पार कर जाता है, 2.25 महीने में, 1.5 महीने में एक राशि को पार करता है मंगल। ऊपर बृहस्पति है, जुपिटर, तो जुपिटर को वही 360 डिग्री, यानी कि एक चक्कर लगाने में 12 साल लग जाता है। सोचो सर, 12 ईयर पूरा एक चक्कर लगाने में, यानी कि हमारे पूरे जीवन में बृहस्पति का मात्र 6 या 7 चक्कर ही लगेगा। 72 या 80-90 वर्ष के जिलेंगे तो मात्र 7 चक्कर ही लगता है। और एक राशि में 1 साल रहेगा, 12 राशि 12 साइन, तो 1 साइन, वह राशि 1 साइन। अब ये 30 ईयर जो है, सैटर्न को 30 ईयर लगता है। 30 ईयर का मतलब है एक राशि में 2.5 साल। हाँ 2.5 साल 30 ईयर लगता है। तो एक बार पूरा पार करने में इसको 30 साल लग जाता है। सोचे सर, तो एक बार पूरा का पार करने में जो 30 साल लगता है, तो एक राशि को पार करने में कितना बोला आपने? 2.5 साल। 2.5 साल लगता है। जैसे कि अभी मैंने बोला कि शनि मकर राशि में है, 10वीं राशि में है, तो सोचो एक 10वीं राशि में 2.5 साल रहेगा, 11वीं राशि में 2.5 साल बाद जाएगा। बृहस्पति अभी धनु राशि में है, 9 नंबर राशि में है, तो 10 नंबर राशि में अगले साल जाएगा 2021 में। तो इस तरह से ये सारे के सारे ग्रह रोटेट होते हैं। और इसी के अनुसार हम 100 वर्ष या 200 वर्ष के पंचांग बनाते हैं कि इसका ऐसे रोटेट और होता है, ठीक ना। तो एक चीज और आप यहाँ पर अगला पीपीटी आप लिख लें, इसमें है ग्रहों की गति, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर लिखा है जैसे कि सूर्य बुध और शुक्र हैं, तो 12 राशि को पार करने में 1 वर्ष लगता है, एक राशि में 1 महीना रहता है, और प्रत्येक दिन दैनिक गति 1 डिग्री चलता है। चंद्रमा है, पूरी राशि पार करने में 27 दिन लगता है,
एक राशि पार करने में 2.25 दिन लगता है, और एक दिन में 13 डिग्री 20 मिनट यानी कि एक नक्षत्र को चलता है। मंगल जो है 1 वर्ष 9 महीने में 12 राशि पार करता है, 45 दिन में एक राशि पार करता है, और 45 मिनट में। सर ये 45 दिन से ज्यादा लगेगा इसमें। आप 1 वर्ष 6 महीना होता तो 45 दिन लगता। 1 वर्ष 6 महीने आप कैलकुलेट कर लें, ऐसे 52-53 दिन लगता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा रेट्रोग्रेड डायरेक्ट होता है। आपके कैलकुलेशन के यदि 52 दिन होता है, हाँ, लेकिन थोड़ा उसमें रेट्रोग्रेड डायरेक्ट होकर के ना 45 दिन तक ही लेता है, ठीक ना। कभी वो अतिचारी हो जाता है, कभी आगे कभी पीछे चलता है। तो हमने एक प्रकार का एवरेज वैल्यू लिखा है यहाँ पे ना, एवरेज वैल्यू लिखा है। आपका भी कैलकुलेशन एकदम सही है। गुरु जो है 12 राशि तो 12 वर्ष में पार करता है, 1 वर्ष में एक राशि पार करता है, और 5 मिनट के रफ्तार से डेली बढ़ता है। शनि जो है एक राशि को 30 वर्ष में पार करता है, 2.6 महीने में एक राशि पार करता है, और जो है 2 मिनट डेली चलता है। राहु केतु जो है 18 वर्ष में पूरा एक चक्कर लगाते हैं, 18 महीने में एक राशि पार करते हैं, और 3 मिनट की रफ्तार से चलते हैं। अब आगे ज्योतिष पढ़ने के लिए ये ग्रहों की गति पता होना चाहिए, क्योंकि पूरा ज्योतिष हम ग्रह के अनुसार ही पढ़ने वाले हैं। तो अगला जो क्लास होगा हम ग्रहों की गति पर ही हम आगे बढ़ेंगे, ग्रह की गति से ही हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं ना? नहीं सर, सब क्लियर है। हाँ, आप जाइए सर, आपका इंतजार हो रहा है। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ कि सारे सज्जनों की पैसे आ चुके हैं, लेकिन दो तीन सज्जन ऐसे हैं जिनके, जैसे कि आज अनीता जी का भी पैसे कुछ बहुत आ चुके हैं। तो मैं कह रहा था कि जो भी सज्जन हैं जिनके पैसे बाकी हैं, तो कम से कम 50% तो दे दें, बाकी आगे कभी देते रहेंगे, क्योंकि मुझे भी एक तसल्ली रहे कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। चलें, तो अब हम मिलते हैं अगला क्लास तक, कल हम लेते हैं, ठीक ना। कल मिलते हैं हम लोग। थर्सडे सर। हाँ, थर्सडे मिलते हैं। कल नहीं, गुरुवार को। गुरुवार को। जी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।